चलिए, कहां तक बातें हो चली थी लास्ट क्लास में? कैलकुलेशन शायद चल रही थी अपनी ना। अनसिमेट्रिकल के केस में कितना क्वेश्चन करवा दिया था? एक। चलिए पहले एक बार अपन फॉर्मूला पूरा लिख देते हैं। सिमेट्रिकल इधर बचा होगा। सिमेट्रिकल में अगर अपन बात करना चाहें तो इधर की साइड क्या होगा? बचा हुआ होगा। सिमेट्रिकल में वही दो केस, कोई नया फॉर्मूला नहीं याद करना है। एन हमारे सामने इवन हो सकता है। इफ एन इज इवन, जल्दी सुलटाएंगे इसको, फिर रिएक्शन मैकेनिज्म शुरू करेंगे। इफ एन इज इवन, फिर अगर अपन बात करना चाहें इफ एन इज ऑड, यस, इफ एन इज ऑड, ये हमारे सामने रहेगा। अगर इवन है तो टोटल बता सकते हैं, यस, टोटल स्टीरियो। वही फॉर्मूला, नया फॉर्मूला अप्लाई करने की कोशिश ना करें, सेम टू सेम फॉर्मूला रहेगा। बताइए क्या रहता है? एन टू रेज टू पावर एन माइनस वन प्लस टू रेज टू पावर एन डिवाइडेड बाई टू माइनस वन। बस इतना सा फर्क है, ये आएंगे ऑप्टिकली एक्टिव निकलकर और ये निकलकर आएंगे मीजो। यानी कि हम अलग अलग भी बता सकते हैं कितने ऑप्टिकली एक्टिव होंगे और कितने होंगे मीजो। आप अच्छे से जानते हैं अगर मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है और दो से ज्यादा कायरलिटी सेंटर है या दो है तो मीजो बनेगा ही बनेगा। तो ये मीजो भी बता देंगे। अगर ओड में हमने बात की तो टोटल स्टीरियो बता सकते हो, यस। टोटल स्टीरियो की अगर अपन बात करना चाहें इज इक्वल टू टू रेज टू पावर एन माइनस वन प्लस, अगर अपन बात करें टू रेज टू पावर एन माइनस वन होल डिवाइडेड बाई टू। ध्यान से सुनिए, ये फॉर्मूला आपके मॉड्यूल में नहीं है। ये फॉर्मूला आपके मॉड्यूल में नहीं है। ओड वाला फॉर्मूला ही नहीं आपके मॉड्यूल के अंदर जो दिया हुआ है। तो मॉड्यूल से थ्योरी नहीं, केवल क्वेश्चन करने हैं। केवल क्या करने हैं? क्वेश्चंस। एन वही है नंबर ऑफ स्टीरियो नंबर ऑफ ऑप्टिकल यूनिट्स प्लस नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल यूनिट्स। कोई नई चीज नहीं है। एन के बारे में पहले लिखवा चुका था क्या? एन क्या है? रेसिमिक मिक्सचर कितने बनेंगे बता चुका हूं क्या? तू राक्षस लोअर टी शर्ट में घूमने आया क्या? अलग अलग लेवल के लोग हैं। चलिए, नंबर ऑफ रेसिमिक मिक्सचर बता चुका हूं। नंबर ऑफ रेसिमिक मिक्सचर बता चुका हूं, बता दिया ना। पेरोफेरेंशियमर बता दिया था। चलिए अब क्वेश्चंस आते हैं। देखिए रिंग वाले क्वेश्चंस में आपको सबसे ज्यादा अवेयर रहना पड़ेगा। यहां पर है Cl, यहां पर हमारे सामने है Br, यहां पर है I। इस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। बोलेगा टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स फाइंड आउट कीजिए। टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स आपको क्या करने हैं? फाइंड आउट करने हैं। ये हमारे सामने रहेगा। बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने है। टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स बताएंगे। देखिए रिंग में एक बात ध्यान रखना, रिंग में पहला काम है कायरलिटी सेंटर देखना। पहला काम क्या है? कायरलिटी सेंटर देखना। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनते रहेंगे। अगर वो छाप रहे हो तो जल्दी छाप के आओ। इसमें भी ये रहेंगे ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव, और ये हमारे सामने क्या रहेगा? मीजो। ये ऑप्टिकली एक्टिव और ये क्या रहेंगे? मीजो। हम अलग अलग भी बता सकते हैं कि कितने ऑप्टिकली एक्टिव बनेंगे और कितने क्या बनेंगे? मीजो। सुलटा दिया है। चलिए देखिए, सबसे पहले रिंग में कायरलिटी सेंटर फाइंड आउट करेंगे। क्या ये कायरलिटी सेंटर है? यस। क्या ये कायरलिटी सेंटर है? यस। क्या कायरलिटी सेंटर है? यस। ये भी कायरलिटी सेंटर है? यस। तो हमारे पास टोटल कितने कायरलिटी सेंटर आ गए रिंग के अंदर? 4। आ गए कि नहीं आ गए? ओके, अब ध्यान से सुनना। अब क्या ये कायरलिटी सेंटर है? यस, 100%। और ये क्या शो करेगा? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। आप जानते हैं ये ज्योमेट्रिकल यूनिट हमारे सामने है। तो सबसे पहले एन की वैल्यू कितनी आ गई हमारे सामने? 1 2 3 4 5। 5 किसकी वजह से आई है? कायरलिटी सेंटर। यानी कि हमने ऑप्टिकल यूनिट्स फाइंड आउट कर लिए हैं। सबसे पहले सुनेंगे बात को ध्यान से। क्या सर रिंग में एक से ज्यादा कायरलिटी सेंटर हो तो फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा? यस, डेफिनेटली। टोटल स्टीरियो के केस में आपका फॉर्मूला एप्लीकेबल रहेगा। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अनसिमेट्रिकल में कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहां पर जैसे याद करो, मैंने बोला था अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स टोटल कितने निकलेंगे इसमें, तो यहां फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होता है। केवल 2 ही होता रिंग में तो फॉर्मूला एप्लीकेबल होता। लेकिन कायरलिटी सेंटर में ऐसा कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फॉर्मूला बढ़िया चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है यहां पर। अब सुनना ध्यान से। अब ज्योमेट्रिकल यूनिट्स देखना चाहते हैं। बताइए क्या इस एटम की वजह से जीआई होगा? यस, क्योंकि इस कार्बन पर लगे हुए दोनों क्या है? डिफरेंट। तो ये ज्योमेट्रिकल यूनिट भी है और ऑप्टिकल भी है।
नेक्स्ट में देखिए, क्या ये भी जीआई करवा सकता है? जी हाँ। क्या ये भी जीआई करवा सकता है? जी हाँ। क्या ये भी जीआई करवा सकता है? जी हाँ। अगर जो ज्योमेट्रिकल यूनिट है, अगर वो कायरलिटी सेंटर है और वो ऑलरेडी काउंट हो चुका है, तो उसको दोबारा काउंट करने की जरूरत नहीं है। मैं रिपीट करता हूं, अगर वो ज्योमेट्रिकल यूनिट ऑलरेडी काउंट हो चुकी है कायरलिटी सेंटर के अंदर, तो उसको अलग से काउंट नहीं करना। यही एटम है जो कायरलिटी सेंटर है और इन्हीं एटम की वजह से रिंग में जीआई है। तो क्या हमने ये ऑलरेडी काउंट कर लिए हैं? यस, हमने इनको ऑलरेडी काउंट कर लिया है, दो बार काउंट नहीं करना। मान लीजिए मैं ही आपको फिजिकल पढ़ाता और मैं ही ऑर्गेनिक पढ़ाता, तो आपसे पूछा जाता है कितने टीचर्स ने आपको केमिस्ट्री पढ़ाई, तो फिजिकल ऑर्गेनिक तो एक ने पढ़ा, इनऑर्गेनिक एक ने, टोटल कितने हुए? 3। कितने हुए? 2 राक्षसों। वो इतनी जोर से 3 बोल रहा उधर बैठ के, बस उंगलियों पर ध्यान जा रहा है। टोटल कितने होंगे? 2, क्योंकि एक ही हूं मैं। अभी ऐसा थोड़ी कि सर आपको भी 2 टुकड़ों में तोड़ेंगे, एक ऑर्गेनिक एक फिजिकल, ऐसा नहीं है, कॉमन है। तो ये कॉमन हो चुके हैं, लेकिन ये अभी तक काउंट हुआ क्या? नहीं। तो ये रहेगा 5 + 1 = 6। यू गॉट द पॉइंट? वापिस सुन लो, कायरलिटी सेंटर सबसे पहले काउंट करना। अगर कायरलिटी सेंटर की वजह से जीआई भी हो रहा है, तो उसको दोबारा से काउंट नहीं करना है। तो एन की वैल्यू हमारे सामने आ जाएगी 6। टोटल स्टीरियो बता सकते हो? बता सकते हो टोटल स्टीरियो कितने बनेंगे? 2⁻6 = 64। तो ये हमारे सामने 64 बनकर आ जाएंगे। दैट्स ऑल, परेशान होने की जरूरत नहीं है। छापिए। 2-2 कौड़ी के क्वेश्चंस हैं। रुक जा राक्षस। इन दोनों में फाइंड आउट करेंगे टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो। इसके तो सारे ऑप्टिकली एक्टिव आएंगे, अनसिमेट्रिकल है, कोई मीजो बनेगा नहीं इसमें। तो इनमें अपने को मीजो भी बताने हैं, कितने मीजो बनेंगे। 8 केस में बनेंगे। बहुत बढ़िया है। बच्चे चलिए, तो बताइए इसमें अगर अपन बात करना चाहें, सबसे पहले मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल दिख रहा है कि अनसिमेट्रिकल? मॉलिक्यूल हमारे सामने सिमेट्रिकल दिख रहा है, जाहिर सी बात है। सिमेट्रिकल दिख रहा है तो कोई ना कोई मीजो जरूर बनेगा इसमें, बनेगा कि नहीं बनेगा? अगर मैं पूछूं क्या इसका कोई स्टीरियो आइसोमर मीजो हो सकता है? यस। 2 कायरलिटी सेंटर मिनिमम होने चाहिए और मॉलिक्यूल क्या होना चाहिए? सिमेट्रिकल। देखो दोनों साइड से नंबरिंग है, 101% इसके पास कोई स्टीरियो आइसोमर मीजो होगा। बताइए एन की वैल्यू कितनी रहने वाली है? 2। इसमें कोई ज्योमेट्रिकल यूनिट नहीं है, सारे ऑप्टिकल हैं। एन की वैल्यू इवन है कि ओड? एन की वैल्यू अगर अपन बात करना चाहें इवन है, देन अप्लाई द फॉर्मूला। आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं यहां पर। टोटल स्टीरियो की बात करेंगे तो अगर अपन बात करना चाहें स्टीरियो तो कैसे आएगा? 2⁻n - 1। फॉर्मूले वही है जो जीआई वाले थे,
बस n बदला है, 2 रेज टू पावर n माइनस 1 प्लस 2 रेज टू पावर n बाई 2 माइनस 1। 2 की पावर कितनी रखनी है यहां पर 2, 2 माइनस 1 प्लस अगर अपन बात करना चाहें 2 रेज टू पावर 2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 1 प्लस 2 रेज टू पावर 0। तो ये रहेगा 2 प्लस 1। ये बताइए ये वाले क्या निकल कर आते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव, और ये वाले क्या निकल कर आते हैं, मीजो। तो यहां से हम बता देंगे इसमें ऑप्टिकली एक्टिव कितने बनेंगे, 2, और एक क्या बनकर आएगा, मीजो। हमने पहले बोला था इसका कोई स्टीरियो आइसोमर मीजो होगा। तो बताइए यहां पर आप टोटल बताएंगे तो कितने निकल कर आएंगे, 3। मैंने बोला था सिमेट्रिकल के केस में 2 रेज टू पावर n से कम आते हैं, सिमेट्रिकल के केस में 2 रेज टू पावर n से क्या आएंगे, कम, क्योंकि मीजो जो बनेगा उसकी मिरर इमेज होमोमर होता है। क्लियर। तो ये हमारे सामने टोटल 3 बनेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव 2 हैं, पेयर ऑफ एनेंशियोमर 1 है, नंबर ऑफ रेसिमिक मिक्सचर 1 है। मीजो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है लेकिन ऑप्टिकल आइसोमर काउंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में क्या ख्यालात हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आप लोगों के सामने। सबसे पहले बताइए मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल। मॉलिक्यूल हमारे सामने सिमेट्रिकल है। कितने कायरलिटी सेंटर हैं, 2 3 कहां से राक्षस, कायरलिटी सेंटर कितने हैं, 2 कायरलिटी सेंटर या 2 से ज्यादा कायरलिटी सेंटर के साथ सिमेट्रिकल, कंफर्म मीजो रखेगा कोई ना कोई। अब ये दोनों तो कौन सी साइट है, ऑप्टिकल, और ये कौन सी साइट है, ज्योमेट्रिकल। ये कौन सी साइट है, ज्योमेट्रिकल साइट हमारे सामने है। कैन यू टेल मी द वैल्यू ऑफ n, वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 3। तो ये हमारे सामने n की वैल्यू 3 रहेगी, यहां पर पुट करना है इसके अंदर, ओड वाले में पुट कीजिए, टोटल स्टीरियो निकालिए कितने निकल कर आएंगे। जब टोटल यहां पर आप स्टीरियो की बात करोगे तो 2 रेज टू पावर 3 माइनस 1 2 रेज टू पावर 3 माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारे सामने आ जाएगा 2 रेज टू पावर 2 प्लस 2 रेज टू पावर 1। ये तो रहेंगे ऑप्टिकली एक्टिव और ये क्या रहेगा हमारे सामने, मीजो। तो 4 तो ऑप्टिकली एक्टिव आएंगे और 2 क्या आएंगे, मीजो। टोटल कितने होंगे, 6। अगर आपसे पूछे नंबर ऑफ रेसिमिक मिक्सचर कितने बनेंगे, 4 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि मीजो रेसिमिक मिक्सचर में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अगर आपसे पूछे पेयर ऑफ एनेंशियोमर तो ऑप्टिकली एक्टिव डिवाइडेड बाई 2, ये हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में आपके क्या ख्यालात है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में आपके क्या ख्यालात है। देखिए ये कायरलिटी सेंटर है, यस। क्या ये भी कायरलिटी सेंटर है, यस। क्या बताइए रिंग में कोई कायरलिटी सेंटर है, नहीं। तो इस बार रिंग केवल N1 कंट्रीब्यूट करेगा, और वो भी किसकी वजह से, GI की वजह से। किसकी वजह से, केवल ज्योमेट्रिकल यूनिट कंट्रीब्यूट करेगा। सो वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू कितना रहेगा, 3। और सेम टू सेम आप पुट करके इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी तक कहीं पर भी सूडो कायरलिटी का केस नहीं आया है। बहुत सारे बच्चे इसमें सूडो कायरलिटी वाला केस लगा देते हैं और आंसर गलत निकाल देते हैं। ये जेईई एडवांस का क्वेश्चन ऑथेंटिक है, ध्यान रखना इस बात का, क्योंकि अपने मॉड्यूल में जो दिया हुआ है ना फॉर्मूला, उस फॉर्मूले में एन ओड वाला दिया ही नहीं है, चेक कर ले। अभी भी सूडो का केस दिया हुआ है, वो बच्चा उसमें पुट करता है और सुलट जाता है। तो आपको मॉड्यूल से केवल क्वेश्चंस करने हैं, थ्योरी पढ़ने की कोशिश ना करें। नेक्स्ट अब हमारे सामने आएगा केस ऑफ सूडो, केस ऑफ सूडो कायरलिटी सेंटर, सूडो कायरलिटी सेंटर। लेकिन सर आप बोलते रहते थे सूडो से आपका इंट्रोडक्शन करवाएंगे, सूडो से आपका इंट्रोडक्शन करवाएंगे, लेकिन आपने सूडो कायरलिटी सेंटर से हमारा कोई इंट्रोडक्शन करवाया ही नहीं। अब बताऊंगा आखिरी में, क्योंकि अब समझना बेहद आसान होगा, पहले आपको बताना पड़ता, फालतू में परेशान होते रहते। देखिए एक मॉलिक्यूल हमारे सामने है कुछ इस प्रकार से, गौर से देखना इस मॉलिक्यूल, और ये मॉलिक्यूल हमारे सामने मीजो है। क्या है, मीजो। और इसमें आपको सूडो कायरलिटी सेंटर का केस दिखाई देगा, ये हमारे सामने दिया हुआ है, गौर से देखिए। सबसे पहले अगर अपन बात करना चाहें, वी हैव टू फाइंड आउट नंबर ऑफ कायरलिटी सेंटर्स, वी हैव टू आइडेंटिफाई या फाइंड आउट नंबर ऑफ कायरलिटी सेंटर्स। देखिए पहले वाले में किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, 101%। पहले वाला कैसा है, कायरलिटी सेंटर, चारों एंटायरली डिफरेंट है इसके ऊपर। देखो इसके ऊपर, इस पर गौर से देखो, एक H है, एक OH है, एक COOH है, और चौथा ग्रुप ये पूरा जुड़ा हुआ है, चारों एंटायरली डिफरेंट है। सो इट इज ए कायरलिटी सेंटर। नीचे वाले को देखो, एक H है, एक OH है, एक COOH है, और चौथा ग्रुप पूरा अलग है। तो चारों इस पर अलग है कि नहीं है, यस, इट इज ए कायरलिटी सेंटर। अब बीच वाले को गौर से देखो, बीच वाले पर देखोगे तो यहां पर एक H है, एक OH है, लेकिन आप देखो ऊपर वाला जो ग्रुप है एग्जैक्टली नीचे वही जुड़ा हुआ है। गौर से देखिए, ऊपर वाला जो ग्रुप है एग्जैक्टली नीचे वही जुड़ा हुआ है। गौर से देखो, कार्बन
कार्बन, कार्बन पर OH OH, कार्बन पर H H, कार्बन पर COH COH, एग्जैक्टली। तो स्ट्रक्चरली तो ये सेम है, लेकिन स्टीरियोकेमिकली ये क्या निकल कर आएंगे, डिफरेंट। अगर अपन बात करें इस कायरलिटी सेंटर की कॉन्फ़िगरेशन निकालें तो इसको प्रायोरिटी 1 मिलेगी, इसको प्रायोरिटी 2 मिलेगी, इसको 3, ऐसे कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, R। अगर इसका R आएगा तो इसका 100% S आएगा। सर आपने ऐसे कैसे, अबे प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्लियर। अब आप सोचो स्ट्रक्चरली दोनों क्या है, सेम, स्ट्रक्चरली दोनों क्या है, सेम, बट स्टीरियोकेमिकली दोनों अलग अलग हैं। आप जानते हैं R और S सेम चीज नहीं होती है। अगर वो क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगा तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगा, इंटरनल कंपनसेशन करवा देंगे। तो स्ट्रक्चरली ये यूनिट बिल्कुल सेम है, बट स्टीरियोकेमिकली डिफरेंट है। और ऐसा ही सेंटर, ध्यान से सुनना, ऐसा ही सेंटर जिस पर दो तो एकदम अलग जुड़े हुए और दो स्टीरियोकेमिकल यूनिट जुड़ी हो, जो केवल और केवल स्टीरियो में डिफरेंट हो, मतलब एक R हो और एक कैसा हो, S हो, तो इस टाइप के कार्बन को हम सूडो कायरलिटी सेंटर मानते हैं। क्या मानते हैं, सूडो, क्योंकि ये कभी कायरल रहेगा और कभी कायरल नहीं रहेगा। ध्यान से सुनना, यही अगर हमारे सामने कुछ इस प्रकार से बनकर आ जाता भाई लोगों, तबीयत से सुनते रहना, तबीयत से सुनते रहना। अगर यही हमारे सामने कुछ इस प्रकार से आ जाता, यहां पर H, यहां पर OH और यहां पर COOH, बताइए सबसे पहले क्या ये कायरलिटी सेंटर है? यस। इसका कायरलिटी का किसी से कोई लेना देना नहीं है, चारों अलग है इसके ऊपर। क्या ये कायरलिटी सेंटर है? यस। आप गौर से सुनना, ऊपर वाले की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, R, और नीचे वाले की भी क्या मिलेगी आपको, R। अब बताओ ये क्या कायरलिटी सेंटर है? नहीं है। क्या ये सूडो कायरलिटी सेंटर है? नहीं है, ये सूडो भी नहीं फिलहाल। सूडो भी तब होता जब यहां R और यहां पर क्या होते हैं, S। राइट नाउ दिस इज ए कायरल, दिस इज नॉट ए कायरलिटी सेंटर। ये कायरलिटी सेंटर ही नहीं है। इसका कायरल होना या ना होना अब समझो इनकी RS पर डिपेंड कर रहा है। अगर ये एक R और एक S था तो ये सूडो कायरलिटी सेंटर हो गया था, लेकिन दोनों जब R R हो गए तो ये क्या निकला, ए कायरल निकला। तो यहां पर अगर आपसे पूछे नंबर ऑफ कायरलिटी सेंटर्स कितने हैं, तो हमें सूडो को काउंट करके बताना है, टोटल कितने बताने हैं, 3। और यहां हमसे पूछे कायरलिटी सेंटर कितने हैं, तो 2 ही है फिलहाल। गिवन कॉन्फ़िगरेशन के अंदर केवल कितने हैं, 2, बिकॉज ये सूडो भी नहीं है, ये सूडो भी नहीं है। इसे बोलते हैं सूडो कायरलिटी सेंटर। क्या बोलते हैं, सूडो। इसको हमने अभी तक बचा के रखा हुआ था, इसीलिए काफी जगह मैंने कायरलिटी सेंटर आपसे काउंट नहीं करवाए। यानी कि दो तो एकदम अलग है, एक R और एक S मिलेगा, या एक सिस और एक ट्रांस मिल जाए। सूडो पर वो आपसे कभी बात करेगा नहीं, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। अगर सूडो के केस में आप निकालना चाहते हैं स्टीरियो आइसोमर्स तो बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। टोटल 2⁻n-1 आएंगे, दैट्स ऑल। ये है वो फॉर्मूला जो अपने मॉड्यूल के अंदर दिया हुआ है, वो सूडो का फॉर्मूला है, और इसमें n ओडी आएगा, आप कुछ भी कर लेना, इवन ला ही नहीं सकते। खुद का दिमाग चलाओ, इवन कैसे लाओगे? देखो अगर इसको सूडो बनाना है तो ऊपर R नीचे S, तो एक R एक S और एक ये होगा, टोटल कितने हो गए, 3। फिर अगर आपको बनाना है तो ऊपर मान लीजिए R R, नीचे फिर क्या ले आएंगे, S S, तो 2 ऊपर 2 नीचे 1 बीच में, 5 हो गए। R ऑटोमेटिक ओड आते जाएंगे, ऑटोमेटिक ओड आते जाएंगे, परेशान होना ही नहीं है। इवन के केस में आपको सूडो नहीं मिलेगा, परेशान मत हो। ये लीजिए आपके सामने फॉर्मूला भी आ गया है। ये फॉर्मूला एग्जैक्टली वही है जब n ओड होता था। गौर से देख, गौर से देख, n इवन ओड में पहली टर्म तो हमेशा ही सेम होती है, सिमेट्रिकल के केस में होता है कि नहीं होता है? बस इसमें मीजो अलग से आया है। आप बताइए टोटल में मीजो काउंट होता है कि नहीं होता है? टोटल अगर लिखा हुआ है तो क्या इनमें मीजो आ गए क्या? यस, ऑलरेडी आ गए मीजो इसके अंदर। मीजो इज ऑप्टिकली इनएक्टिव बट एन ऑप्टिकल आइसोमर। तो अगर आपको बताने हैं मीजो, तो मीजो वही टर्म रहेगी जो आप अलग से लिखते थे। एक बार देख सिमेट्रिकल में ओड वाला देख, उसमें ये दोनों टर्म यहाँ प्लस करके लिखी हुई है। इस बार इसी को नीचे ले आया हूं, अलग से आएगा। ये क्या आएगा, अलग से। तो कोई नई चीज याद नहीं करने को नहीं दूंगा, कोई भी नहीं याद की है, बस उसी को एडजस्ट किया। ये टोटल बताएगा इस बार सूडो के केस में। अगर मीजो बताने हैं तो वही टर्म मीजो बताएगी, लेकिन इसमें मीजो पहले से आ चुके हैं। टोटल में से ऑप्टिकली एक्टिव बताने हैं तो आप टोटल में से क्या घटा दीजिए, मीजो घटा दिए, ऑप्टिकली एक्टिव आ जाएंगे।
टोटल में से क्या घटा दीजिए, मीजो, क्योंकि मीजो तो क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। इस पर ये मत अप्लाई कर देना, इसमें कोई सूडो काइनेटिक सेंटर नहीं था, जो कि मैंने आपको घटना भी बताई। कई बार क्या है, बच्चा ध्यान नहीं देता है और तुरंत मास्टर का गला पकड़ने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि आप लोग क्या होता है, लास्ट ईयर की नोटबुक भी लेके बैठे रहते हो, और 1.5-2 महीने जब तक मास्टर पढ़ा नहीं ले तो विश्वास तुम्हें होता नहीं है। विश्वास तो तुम करना ही भूल जाते हो यहाँ तक पहुंचते पहुंचते। आपका एक ही रूल होता है कि किसी को ट्रस्ट मत करो। इसमें बताइए टोटल कितने होंगे? मैं तेरी गर्दन तोड़ दूंगा राक्षस। सुलटा दिया है क्या? बताइए सबसे पहले, क्या आपको ये सूडो कायरल्टी सेंटर वाला केस लग रहा है? यस। अभी तक नहीं आया, कितने भी चेक कर लो, किसी में नहीं आया। इसमें देखो, ये 100% कायरल्टी सेंटर होगा, किसी पर डिपेंड नहीं करता, ये 100% होगा। अब इस पर देखो, दोनों स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है, सेम। क्या पता स्टीरियोकेमिकली डिफरेंट निकल जाए, अभी तो कुछ पता ही नहीं। तो इसको भी हम सूडो कायरल्टी सेंटर मानेंगे। यस। एन की वैल्यू बताओ कितनी निकल कर आएगी, 3। एन की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, 3। बताइए टोटल स्टीरियो आइसोमर कितने लिख लेंगे? टोटल स्टीरियो आइसोमर हमारे सामने कितने लेंगे? 2⁻n-1 इज इक्वल टू 2⁻3-1, 4। ये टोटल आ गए। मीजो बताओ, मीजो कितने निकलेंगे? वही फॉर्मूला है, वही, अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, ओड वाला। 2⁻n-1 होल डिवाइडेड बाई 2, 2⁻3-1 डिवाइडेड बाई 2, 2⁻1 इज इक्वल टू कितने निकलेंगे? 2। मीजो कितने आएंगे? 2। आप बताइए, अगर मैं आपसे पहले पूछता क्या इस कंपाउंड का कोई स्टीरियो आइसोमर मीजो होगा? यस, 101% इसका मीजो होगा, क्योंकि ये मॉलिक्यूल कैसा है, सिमेट्रिकल। गौर से देखिए, अनसिमेट्रिकल में मिलेगा ही नहीं तुम्हें सूडो। ये कैसा है, सिमेट्रिकल। और मिनिमम कितने कायरल्टी सेंटर हैं इसके पास? 2। मिनिमम कितने होने चाहिए? 2। मीजो का यही है ना, मिनिमम 2 कायरल्टी सेंटर के साथ सीओएस या क्या है, पीओएस। तो ये सिमेट्रिकल है, मिनिमम 2 कायरल्टी सेंटर है, 100% मीजो आएगा। और देखो ये निकल गया इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री। सूडो के थ्रू पीओएस जा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सूडो के थ्रू पीओएस जा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बताइए ऑप्टिकली एक्टिव कितने निकलेंगे? ऑप्टिकली एक्टिव कितने निकलेंगे अगर अपन बात करना चाहें तो? टोटल में से मीजो घटा दीजिए, कितने निकलेंगे? 2। पेयर ऑफ एनेंशियोमर 1, रेसिमिक मिक्सचर 1। हालांकि मैं बता दूं, नीट ने आज तक सिमेट्रिकल पर भी बात नहीं की है। नीट ने आज तक सिमेट्रिकल पर भी बात नहीं की है, एम्स ने भी सिमेट्रिकल पर बात नहीं की है। इसके पढ़ाने का पर्पज इतना सा है क्योंकि अपने मॉड्यूल के बिगनर बॉक्स का क्वेश्चन है, केवल मॉड्यूल के अंदर। नीट में आने की संभावना ना के बराबर है। जेई ने भी आज तक यहां से बात नहीं की है, बहुत अलग चीज है ये। चलिए, अब आखिरी चीज बचती है। एक क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकली एक्टिव होना अलग बात है और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करना अलग बात है। एक बात सुनो, मैं एक बात बोल रहा हूं, अगर किसी मॉलिक्यूल में कायरलिटी सेंटर है तो वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। सही है कि नहीं है? देखो, अगर कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है तो जाहिर सी बात है वो तो करेगा ही करेगा। क्या कोई ऑप्टिकली इनएक्टिव भी कर सकता है? मीजो। अगर कायरलिटी सेंटर है तो वो एक्टिव मिलेगा, एक्टिव तो करेगा, हमें टेंशन ही नहीं है। अगर कायरलिटी सेंटर होते हुए भी इनएक्टिव है तो मीजो मिलेगा, और मीजो तो ऑप्टिकल आइसोमर होता है। तो बस डेंजर जोन में एक लाइन लिख दो, इफ मॉलिक्यूल कंटेन्स कायरलिटी सेंटर इट विल शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। फिर फर्क नहीं पड़ता एक्टिव है या नहीं है। इफ मॉलिक्यूल कंटेन्स कायरलिटी सेंटर, if molecule contains chiral center it will show optical isomerism. If molecule contains chiral center it will show optical isomerism. चाहे वो मीजो हो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कायरलिटी सेंटर दिखे बोल देना ऑप्टिकली एक्टिव, दैट्स ऑल। सॉरी, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म करेगा। कायरलिटी सेंटर दिखते क्या बोल देना है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म करेगा, चाहे एक्टिव हो इनएक्टिव कुछ नहीं देखना है। बहुत सारे लोग बोलेंगे सर इसमें तो पीओएस आ जाएगा, देखना ही नहीं है, कायरलिटी सेंटर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म खत्म। चलिए 2 से 3 पेज छोड़ देंगे अब। 2 से 3 पेज क्वेश्चन तुम्हें मिले हैं, हो सकता है तुम्हें लगा अच्छा क्वेश्चन है यार, ये तो बढ़िया है और एग्जाम से पहले रिपीट इसको मेरे को रिवाइज करना चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा मॉड्यूल में तो भर भर के क्वेश्चंस दिए हुए हैं। पागल ही हो गए होंगे आप, इतने क्वेश्चन कैसे सोल्व करोगे? बृहस्पतिवार को मॉड्यूल डिस्कशन रहेगा आइसोमेरिज्म। क्लियर? खत्म भी हो गया है, टाइम भी मिल गया है। थर्सडे को नेक्स्ट हमारा रहेगा रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन
मैकेनिज्म। अब ध्यान से सुन लो, अपना तुमने बोला सर एनसीईआरटी के हिसाब से चलिए, तो एनसीईआरटी के हिसाब से ही चला जाएगा। पहले होता है GOC1, फिर होता है GOC2, फिर रिएक्शन मैकेनिज्म 1, रिएक्शन मैकेनिज्म 2, फिर नेम रिएक्शन और ऑर्गेनिक खत्म। अपना रिएक्शन मैकेनिज्म बस हेडिंग लगी है, चलेगा पूरा एनसीईआरटी, और 12th एनसीईआरटी शुरू करूंगा एल्काइल हैलाइड चैप्टर। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए कुछ छोटी चीजें जो हमें आनी चाहिए वो पहले डिस्कस करेंगे, जैसे कि केटाइन क्या होता है, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केटाइन तो क्या कर सकता है, उसका रीअरेंजमेंट कब करवाना है कब नहीं करवाना है, क्योंकि ये बातें हम EER में पढ़ लिया करते थे। अगर हमने नहीं पढ़ा तो SN1 रिएक्शन को कैसे पढ़ेंगे, क्योंकि SN1 रिएक्शन का इंटरमीडिएट कौन होता है, कार्बोकेटाइन। तो एंटर होगी अपने चैप्टर के अंदर, लेकिन उससे पहले कुछ छोटी छोटी बातें हमें पता होनी चाहिए। रिएक्शन मैकेनिज्म बोल दीजिए, या आप इसको बेटर है केमिस्ट्री ऑफ फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं, केमिस्ट्री ऑफ फंक्शनल ग्रुप। आपका पूरा एक चैप्टर है ना, वो एक फंक्शनल ग्रुप होता है, फंक्शनल ग्रुप की रिएक्शंस होती है, केमिस्ट्री ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। या उससे भी बेहतरीन अगर अपन बात करना चाहें तो आप बोल सकते हैं केमिस्ट्री ऑफ रिएजेंट्स। रिएजेंट्स की दुनिया में आप लोगों का क्या है, स्वागत है। केमिस्ट्री ऑफ रिएजेंट्स। रिएजेंट्स अगर आपने दिमाग में याद कर लिए हैं तो आपको ऑर्गेनिक क्या लगने लगेगी, आसान, बेहद आसान आपको लगने लगेगी। और सबसे पहले बहुत ही बेसिक पार्ट से मैं शुरू करना चाहता हूं और आपको इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं लिविंग ग्रुप के साथ। किसके साथ, लिविंग ग्रुप के साथ, क्योंकि अपनी एंट्री तभी ऑर्गेनिक के अंदर हो सकती है, तभी हम चीजों को समझ सकते हैं। हालांकि आपने पहले ही मॉड्यूल के अंदर ऐसे क्वेश्चंस देख लिए होंगे, लेकिन अब हम शुरू करने वाले हैं लिविंग ग्रुप। किसको बात करेंगे, लिविंग ग्रुप। सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे। इन शॉर्ट बेटा मैं कई बार इसको LV कई बार इसको LG से लिख दूंगा, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लिविंग ग्रुप हमारे सामने रहेगा। क्या होता है लिविंग ग्रुप, देखिए, एनी स्पीसीज विच एलिमिनेट्स विद द बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कोई भी स्पीसीज जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को लेकर बाहर निकलता है उसे हम लिविंग ग्रुप का नाम देते हैं। ये एनायन बनकर बाहर निकल सकता है, ये न्यूट्रल बनकर बाहर निकल सकता है, इससे हमें कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन अगर बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को लेकर बाहर निकल रहा है वो 100% लिविंग ग्रुप ही कहलाएगा। तो लिखिए, एनी स्पीसीज विच एलिमिनेट्स with the bonded pair of electrons, any species which eliminates with the bonded pair of electrons, जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को लेकर बाहर निकलता है उसे हम लिविंग ग्रुप की कैटेगरी में रखते हैं। any species which eliminates with the bonded pair of electrons. Next and the most important point आ रहा है, if compound contains living group, if compound contains living group, अगर किसी कंपाउंड के पास लिविंग ग्रुप है, if compound contains living group, it behaves as an electrophile. The most important part, if a compound contains living group, it behaves as an electrophile. वो एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। ये पुरानी डेफिनेशन है इलेक्ट्रोफाइल की, इनको साइड में रख दीजिए। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, फाइल मतलब लविंग, जो इलेक्ट्रॉन को प्यार करे। तुम्हें नहीं पता चलेगा किसको कौन प्यार करता है, क्लियर। अलग ही तरीके से रिएक्शंस चलने वाली है। हमारे पूरी एनसीईआरटी के अंदर 4 से 5 लिविंग ग्रुप हैं। पूरी रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर कितने हैं, 4 से 5। अगर उनको हमने तबीयत से पढ़ लिया तो ऑर्गेनिक एकदम क्या हो जाएगी, आसान, एकदम आसान। देखिए, सबसे पहले हैलोजन एक्स किसी का भी एक्स बन सकता है, कभी भी निकल सकता है। ये एक लिविंग ग्रुप होता है, जिस पर भी हैलोजन लगाओ समझ जाना ये वहां से निकल सकता है। और ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में एक्स का मतलब कौन होता है, हैलोजन, फ्लोरीन या फिर हमारे सामने क्लोरीन या फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। पूरा एल्काइल एराइल चैप्टर इस हैलोजन पर टिका हुआ है। पूरा एल्काइल और एराइल हैलोजन वाला जो चैप्टर है पूरा इसी के ऊपर टिका हुआ है। हैलोजन में फ्लोरीन के बारे में आज ही जान लीजिए। फ्लोरीन बोलता है मैं कभी भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं दूंगा, मैं पैदा ही एलिमिनेशन रिएक्शन देने के लिए हुआ हूं। अगर फ्लोरीन लगा हुआ है तो दिमाग में कोई दूसरा सवाल आना ही नहीं चाहिए, सीधा एलिमिनेशन करवाना है। क्या करवाना है, एलिमिनेशन। ये कभी भी सब्स्टिट्यूशन से नहीं हटेगा। ये जब भी रिएक्शन देगा तो किससे हटेगा, एलिमिनेशन से। आप जानते हैं लिविंग ग्रुप हटते जरूर हैं, लेकिन ये कभी सब्स्टिट्यूशन से नहीं हटेगा। किससे हटेगा, एलिमिनेशन रिएक्शन से हटेगा। पूरा एल्काइल हैराइल और एराइल हैलाइड चैप्टर इसके ऊपर चलता है। नेक्स्ट हमारे सामने आता है OH2+। आप इससे पहले ही अवेयर है, OH2+। ये पूरा अल्कोहल चैप्टर ये डील करता है, पूरा अल्कोहल चैप्टर ये डील करता है। नेक्स्ट हमारे सामने आता है OHR+। ये पूरा ईथर चैप्टर को डील करता है। किसको डील करता है,
पूरे ईथर चैप्टर को डील करता है ये। फिर अगर अपन बात करना चाहें तो हमारे सामने आता है N2+, जो मैक्सिमम रिएक्शन उल्टा जाता है चैप्टर अमीन की। किसकी? चैप्टर अमीन की मैक्सिमम रिएक्शन उल्टा जाता है। डाइजोनियम सोल्ट और उसके जो रिएक्शंस हैं वो पूरा N2+ उल्टा जाता है। इसको तो लिविंग ग्रुप नहीं, इसको तो पापी घोषित कर देना चाहिए। क्या घोषित कर देना चाहिए? पापी। क्योंकि ये ऐसे ऐसे पाप करेगा जो हम सोच भी नहीं सकते। जिन इंटरमीडिएट्स को हम कभी बनाएंगे नहीं नहीं रिएक्शन के अंदर, वो झटके से बना के चला जाएगा। जैसे विनाइल केटाइल, फिनाइल केटाइल, प्राइमरी कार्बोकेटाइन। हमारे सिलेबस का मात्र एक लिविंग ग्रुप जो प्राइमरी कार्बोकेटाइन बना सकता है वो N2+ है। ये पीछे मुड़ के भी नहीं देखता है कि केटाइन कौन सा बना है, स्टेबल बना है, अनस्टेबल बना है, इसको कोई लेना देना नहीं होता है। ये जब भी बनता है बॉन्ड तोड़ के निकल जाता है। ये जब निकलेंगे बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को लेकर निकलेंगे। ये देखिए उस बॉन्ड में जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको क्या करके निकलेंगे? लेकर बाहर निकलेंगे। ये ऑलवेज एलिमिनेट विद द बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर ये न्यूट्रल है तो ये एनायन बनकर निकलेगा। ये सारे पॉजिटिव वाले हैं, ये न्यूट्रल बनकर निकलेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जब लेंगे तो ऐसा रहेगा। अब ध्यान से सुनते रहना। मान लीजिए हमारे सामने है CH3, CH2 और यहां पर लगा हुआ है Cl। अगर आपसे कोई पूछे क्या ये इलेक्ट्रोफाइल है? यस, दिस कंपाउंड इज 101% इलेक्ट्रोफाइल। रीजन बीइंग इट कंटेन्स हैलोजन एंड हैलोजन इज ए लिविंग ग्रुप। और अब हमने बोला है जिस भी कंपाउंड के पास लिविंग ग्रुप होता है वो सब के सब इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। देखिए रिएक्शन मैकेनिज्म है, एक दिन बोली गई बात आखिरी तक वैलिड होगी। एक दिन बोली गई बात आखिरी तक वैलिड होगी। क्या आपने पहचान लिया हैलोजन को? यस, इट इज ए लिविंग ग्रुप। बहुत सारे आपको यह समझा देंगे कि यस एन इलेक्ट्रोफाइल बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा क्लोरीन वैकेंट डी ऑर्बिटल के अंदर। क्लोरीन इज नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स इन दिस केमिकल रिएक्शन। इलेक्ट्रोफाइल के लिए उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होना कोई कंपलसरी नहीं है। बहुत सारे आपको बोल देंगे H3O+ इज नॉट एन इलेक्ट्रोफाइल, रीजन बीइंग ऑक्सीजन हैज कंप्लीट ऑक्टेट। इसका कोई लेना देना नहीं है। इस रिएक्शन में जब भी ये रिएक्शन करेगा कार्बन विल एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स एंड कार्बन इज हैविंग कंप्लीट ऑक्टेट। कार्बन इज हैविंग कंप्लीट ऑक्टेट। आप एग्री करेंगे कि यस सर कार्बन विल एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स। अगर मैं इस कंपाउंड की रिएक्शन किसके साथ करवा देता हूं? NaCN के साथ। किसके साथ करवा देता हूं? NaCN के साथ। सॉल्वेंट पर अभी आपको ध्यान नहीं देना है, DMSO। आप जानते हैं NaCN आयनिक कंपाउंड है, Na+ और Cn-। आप ध्यान से सुनना, जिस भी कार्बन के ऊपर लिविंग ग्रुप जुड़ा होता है वो इलेक्ट्रोडेफिशिएंट होता है। वो कार्बन कैसा होता है? इलेक्ट्रोडेफिशिएंट होता है। इलेक्ट्रोडेफिशिएंट का मतलब ये नहीं है कि उसके पास इलेक्ट्रॉन्स की साफ साफ तेरे को कमी दिखाई दे जाएगी। दिमाग भी खराब मत करना। भले ही कार्बन के वैलेंस सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, स्टिल इट इज इलेक्ट्रोडेफिशिएंट। इलेक्ट्रोफाइल इज ए स्पीसीज व्हिच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। ऐसी स्पीसीज जो रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करे, पी में करे, डी में करे, सिग्मा स्टार में करे, पाई स्टार में करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करे, इलेक्ट्रोफाइल कहलाएगा। तुम कहां तक सोचते हो? वैकेंट पी, वैकेंट डी, पॉजिटिव चार्ज, उससे आगे वाले भी इलेक्ट्रोफाइल होते हैं जिनका वैकेंट सिग्मा स्टार होता है, जिनका वैकेंट पाई स्टार होता है। क्लियर? इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करे, कहां एक्सेप्ट करता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप जानते हैं जब रिएक्शन होगी तो बताइए न्यूक्लियोफाइल का अटैक कहां होगा? ये सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है। कहां पर होगा? उस कार्बन पर जिस पर लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ है। अगर यहां पर 20 कार्बन दे देता ना तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरी निगाहें इसी कार्बन पर बनी होती। और जिस कार्बन पर फंक्शनल ग्रुप जुड़ता है उसे अल्फा का नाम दिया जाता है। किसका नाम दिया जाता है? अल्फा। सो द अल्फा कार्बन इज इलेक्ट्रोडेफिशिएंट। ये करेगा इसके ऊपर अटैक, और जैसा ही अटैक होगा लिविंग ग्रुप ऑलवेज एलिमिनेट्स। लिविंग ग्रुप ऑलवेज एलिमिनेट्स विद द बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहां से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स लेकर निकल जाएगा। एंड यू बेटर नो दिस इज SN2 रिएक्शन। बताइए ये आपने रिएक्शन पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? 100% पढ़ी है, लेकिन आप इसको इलेक्ट्रोफाइल मानने से मना करते रहते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। तो फिर इसने इलेक्ट्रॉन लिए कैसे? और आधे एक्सप्लेनेशन देते हैं क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेता ही नहीं है। कौन लेता है? कार्बन लेता है। कार्बन इज इलेक्ट्रोडेफिशिएंट, क्लोरीन इज नॉट इलेक्ट्रोडेफिशिएंट हियर। नेक्स्ट मान लीजिए हमारे सामने कुछ इस प्रकार से है, CH3 CH2 यहां पर है Br। रिएक्शन करवाई गई है NaCN के साथ। किसके साथ करवाई गई है? NaCN के साथ। Na+Cn-, वही हमारे सामने है DMSO। कौन है? DMSO। बता सकते हैं रिएक्शन कहां पर होने वाली है? यस, ये हमारा कौन है? लिविंग ग्रुप। कहां पर जुड़ा हुआ है? अल्फा कार्बन पर। न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक करेगा? अल्फा कार्बन पर। ये करेगा इसके ऊपर अटैक और ये बॉन्ड टूटेगा, खटैक। ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को लेकर बाहर निकलेगा। बस मैं इतना सा समझा रहा हूं कि लिविंग ग्रुप जब भी बाहर निकलेगा उस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को लेकर निकलेगा।
तो ये यहां से अगर निकला तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को लेकर जाएगा कि नहीं जाएगा? यस। यहां पर कौन लगा हुआ मिलेगा? CN। बाहर कौन निकल जाएगा? Br माइनस। क्लियर? आप जानते नीट 2021 में ऐसा क्वेश्चन था, उसने कंपेयर करवाया था बॉन्ड स्ट्रेंथ। 2021 में ऐसा क्वेश्चन था जिसमें कंपेयर करवाया गया था बॉन्ड स्ट्रेंथ। दैट वाज नॉट ए न्यू क्वेश्चन। जो मुझसे पढ़े मैं जानता हूं, हर बार ऐसी बातें करता रहता हूं मैं। देखिए, अगर हमसे इन दोनों रिएक्शंस का रेट पूछ ले, बोथ रिएक्शंस विल प्रोसीड वाया SN2। अभी मैंने SN2 पढ़ाया नहीं, नाम केवल इसलिए ले क्योंकि आपने ये सुना हुआ है। अगर आप एंथ्यूज में होते तो मैं इसका नाम भी नहीं लेता, बस रिएक्शन लिखकर चला जाता। अगर इस रिएक्शन का रेट हमसे बोल दिया जाए R1 और इस रिएक्शन का रेट हमें बोल दिया जाए R2 और हमें थ्योरेटिकली कंपेयर करने के लिए बोल दिया जाए, तो देखिए ये जो सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है और जो भी बॉन्ड RDS में टूटते हैं उनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ के ऊपर रिएक्शन का रेट डिपेंड करता है। RDS में जो बॉन्ड टूटेंगे उनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ के ऊपर रिएक्शन का रेट डिपेंड करेगा। ध्यान से सुनो, अगर कोई बॉन्ड RDS में नहीं टूटा है तो उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ पर रिएक्शन का रेट डिपेंड नहीं करेगा। अगर कोई RDS में टूटा है तो उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ पर रिएक्शन का रेट डिपेंड करेगा। यहां पर ये बॉन्ड बता सकते हो किसके बीच में बना है? 2p और 3p के बीच में बना है कि नहीं बना है? ये बताइए 2p और 4p के बीच में कौन सा बॉन्ड वीक है? नीचे वाला बॉन्ड वीक है तो जल्दी टूटेगा, जल्दी टूटेगा तो रिएक्शन क्या होगी? फास्ट। यहां से आप बोल सकते हैं R1 से ज्यादा क्या रहेगा? R2, यानी कि सेकेंड रिएक्शन इज फास्टर एज कंपेयर टू फर्स्ट। यहां से बता सकते हो। दूसरा देखिए, ये बाहर निकल कर आया है जिसे आप क्या बोलते हैं? लीविंग ग्रुप। ये बाहर निकल कर आया है जिसे आप क्या बोलते हैं? लीविंग ग्रुप। दोनों रिएक्शंस में इतना फर्क है कि इसका लिविंग ग्रुप क्लोरीन है और इसका लिविंग ग्रुप ब्रोमीन है। लिविंग ग्रुप जितनी जल्दी बाहर निकलेगा रिएक्शन उतनी क्या होगी? फास्ट। क्लियर? मान लीजिए मैंने किसी स्टूडेंट को बोला कि चल क्लास से बाहर निकल, अगर वो कहते ही बाहर चला गया तो क्लास उतनी जल्दी आगे बढ़ने लगेगी, लेकिन वो नहीं गया तो फिर उसको घसीट के बाहर निकालना पड़ेगा। टाइम क्या लगेगा? ज्यादा। रिएक्शन क्या हो जाएगी? स्लो। तो जितनी जल्दी लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा रिएक्शन उतनी क्या होगी? फास्ट। लेकिन सर मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन लिविंग ग्रुप जल्दी निकलेगा और कौन लिविंग ग्रुप देरी से निकलेगा? कोई भी चीज तब निकलना पसंद करती है जब वो क्या होती है? स्टेबल। अगर कोई बनने वाली चीज स्टेबल है तो जल्दी निकलेगी, अगर अनस्टेबल है तो देरी से निकलेगी। यहां पर ये क्या बनकर बाहर निकला है? Cl माइनस। ये क्या बनकर बाहर निकला है? Br माइनस। क्या आप इनकी स्टेबिलिटी कंपेयर कर सकते हैं? कर सकते हैं? बताइए। Br माइनस इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू Cl माइनस। आप एक बात और बोल सकते हैं, इनकी लिविंग ग्रुप एबिलिटी, बाहर निकलने की टेंडेंसी भी कंपेयर कर सकते हैं। लिविंग ग्रुप एबिलिटी की अगर अपन बात करना चाहें तो Br माइनस इज ए बेटर लिविंग ग्रुप एज कंपेयर टू Cl माइनस, और यहीं से उसका खेला शुरू हो जाता है। वो बोलेगा सेकेंड रिएक्शन इज फास्टर एज कंपेयर टू फर्स्ट। एब्सोल्युटली करेक्ट। क्लियर? क्या हो गया? अबे इधर ध्यान दे, वो स्टेटमेंट हमारे सामने रखेगा, सेकेंड रिएक्शन इज फास्टर एज कंपेयर टू फर्स्ट। Statement 1, statement 2, because Br minus is a better living group as compared to Cl minus। बिल्कुल सही है। क्लियर? अब इसमें ये मत देखना, सबसे पहले साइज देखा जाता है। ग्रुप के अंदर क्या देखनी है? साइज। लेकिन यानी कि हमें एक बात पता चल चुकी है सर कि अगर दो लिविंग ग्रुप्स की हमसे लीव करने की टेंडेंसी पूछी जाए, लिविंग ग्रुप एबिलिटी को अगर हमसे कंपेयर करवाना चाहे, लिविंग ग्रुप एबिलिटी, तो हम बड़ी आसानी से कंपेयर कर सकते हैं। लिविंग ग्रुप एबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एनायन। बनने एनायन एनायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसके बाहर निकलने की टेंडेंसी उतनी ही क्या होगी? ज्यादा। ये क्वेश्चन बनता रहता है कि कंपेयर द लिविंग ग्रुप एबिलिटी, मोर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, बेटर विल बी द लिविंग ग्रुप। जितना ज्यादा स्टेबल बनेगा आपका एनायन, लिविंग ग्रुप एबिलिटी उतनी ही बेटर रहेगी। वापस आ गई जीओसी। मैंने बोला था भले ही जीओसी से क्वेश्चन नहीं आए, लेकिन पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आत्मा है जीओसी, क्योंकि अब जो एनायंस आने वाले हैं ना उनका कंपैरिजन आप करोगे कैसे जब तक आपको जीओसी नहीं आते। इसीलिए आजकल एग्जामिनर ने जीओसी से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछने बंद कर दिए हैं। लिविंग ग्रुप एबिलिटी पूछेगा ना, क्योंकि एनायन की स्टेबिलिटी नहीं चेक कर पा रहे हो तो कहां से बता दोगे लिविंग ग्रुप एबिलिटी के बारे में? सुलटा दिया है। एनी कंपाउंड विच कंटेन्स लिविंग ग्रुप विल बिहेव एज एन इलेक्ट्रोफाइल। न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक करेगा? इलेक्ट्रोडेफिशिएंट सेंटर पर। Which one will be the electrodeficient center? जिस पर लिविंग ग्रुप जुड़ा होगा। ये अगर आपको समझ में आ गया, पूरा SN2 समझ में आ जाएगा, पूरा SN2 समझ में आ जाएगा। बच्चे की सबसे बड़ी दुविधा यही है, उसको पता ही नहीं होता कि रिएक्शन करवानी कहां है।
अगर एक से ज्यादा लिविंग ग्रुप है तो उसको पता ही नहीं कौन से वाले कार्बन पर अटैक करवाना है। तो डे 1 से ही आपके रिएक्शन मैकेनिज्म के कॉन्सेप्ट बिल्डअप होने शुरू होंगे, डे 1 से ही। अगर आपने कोई क्लास मिस की तो आप बस बैठे बैठे इधर उधर घूरते रहोगे, चीजें समझ में नहीं आएंगी। सुलटा दिया है क्या? बिल्कुल। अगर आपके ऑफलाइन क्लास मिस हो जाती है तो अगली क्लास में आने से पहले आप ऑनलाइन क्लास उसको देखकर आए। सलटा दिया है क्या सभी ने? अब एक क्वेश्चन आएगा, कंपेयर द लिविंग ग्रुप एबिलिटी, कंपेयर द लिविंग ग्रुप एबिलिटी, कंपेयर द लिविंग ग्रुप एबिलिटी। क्योंकि लिविंग ग्रुप एबिलिटी SN1 में भी काम आएगी, SN2 में भी काम आएगी, दोनों जगह काम आएगी। पहला क्वेश्चन आप लोगों के बीच में आ चुका है, F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस और I माइनस। अगर माइनस ना बना कर दे, कई बार ऐसे लिख देता है F Cl Br I, तो आप समझ गए ना कि अभी इनका बॉन्ड बना हुआ है, निकले नहीं है, तो हम एनायन बनाकर सोच लेंगे। सीधा नेगेटिव 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 सोचो, खटक से आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, ये शुरुआत है बेटा। CH3 माइनस, NH2 माइनस, OH माइनस और F माइनस। CH3COO माइनस, A, OH माइनस, B, RO माइनस, C, फिनॉक्साइड आयन, D, CH3SO3 माइनस, E। क्वेश्चन नंबर 4, CH3SO3 माइनस, A, B, C। वापिस जीओसी लौट के आ गई है। जीओसी चलती रहेगी, आत्मा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। न्यूक्लियोफिलिसिटी में भी काम आएगी, हर जगह काम आएगी जीओसी। लीजिए कंपेयर आपको कर देना है। क्वेश्चन नंबर 4 जिसने गलत किया उसकी गर्दनें तोड़ दूंगा, बता दूं। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत तबीयत से समझाई थी ये बात, जब मैंने आपको समझाया था फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड और बेंजोइक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, तब मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी और मैंने लिविंग ग्रुप एबिलिटी का ऑर्डर भी आपको वहां पर बताया था। अब अगर गलती की तो गर्दन टूट सकती है। बताइए पहले वाले में क्या ख्यालात हैं आपके? अब आपको कुल मिलाकर एनायन की स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है, और एनायन की स्टेबिलिटी कंपेयर करने के रूल आपको पता होना चाहिए। किसी भी आयन की स्टेबिलिटी सबसे पहले उसकी साइज पर डिपेंड करती है। अगर साइज सेम हो जाए तो फिर EN, और EN भी सेम हो जाए तो ऑर्गेनिक के पास क्वेश्चन आ जाता है। रेजोनेंस हाइपर इंडक्टिव देखना शुरू कर देते हैं। पहले बता चुका हूं मैं आपको कि कैसे हम किसी आयन की स्टेबिलिटी को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। बताइए सबसे पहले वाले के बारे में क्या ख्यालात हैं? सबसे ज्यादा कौन रहेगा? D, उसके बाद C, उसके बाद B, उसके बाद A। प्लीज EN ना देखें, इन ए ग्रुप साइज इज द डिसाइडिंग फैक्टर। EN नहीं देखना है। I माइनस ज्यादा स्टेबल होता है F माइनस से, दिमाग में उतार लीजिए इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड में, अब देखो सारे एटम कौन से पीरियड के हैं? सेकंड पीरियड के हैं, लेकिन सबके डिफरेंस किस में है? EN।
तो इन ए पीरियड En इज द डिसाइडिंग फैक्टर। सबसे बढ़िया कौन मिलेगा इनके अंदर? D। फिर कौन मिलेगा? C। फिर कौन मिलेगा? B। और फिर कौन मिलेगा? A। मोर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ anion, बेटर विल बी द लिविंग ग्रुप एबिलिटी। तो F माइनस OH माइनस से बेटर लिविंग ग्रुप मिलेगा, OH माइनस NH2 माइनस से बेटर लिविंग ग्रुप मिलेगा, और R माइनस सबसे घटिया लिविंग ग्रुप मिलेगा। इनफैक्ट सेकंड पीरियड वाले कभी SN2 में निकलेंगे नहीं, वो टाइम आने पर मैं सारी बात बताऊंगा आपको, कंफ्यूजन नहीं होगा कभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 में बताइए सबसे ज्यादा कौन होगा? E। ये देखो सेम लिखा हुआ है, 3 इक्विवेलेंट आरएस, यस, नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन, तो सबसे ज्यादा स्टेबल निकलेगा E। जो ज्यादा स्टेबल वही अच्छा लिविंग ग्रुप। उसके बाद बताइए, उसके बाद आएगा A, बिल्कुल सही। इसमें 2 इक्विवेलेंट आरएस, यस, नेगेटिव चार्ज लोकलाइज, नेगेटिव चार्ज लोकलाइज, नेगेटिव चार्ज डिलोकलाइज। इसकी कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगी? 5। और इसकी कितनी बनेंगी? 2। बट नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव मोरियन टू मोरियन, एसिटेट आयन पहले बता चुका हूं। तो फिर हमारे सामने आ जाएगा D। बताइए हाइड्रोक्साइड आयन और एल्कोक्साइड आयन में से कौन रहने वाला है? B आएगा या C आएगा? राक्षसों B आएगा। और फिर कौन सा आएगा? C। यहां पर इसका प्लस आई क्या करेगा? डिस्टेबलाइज। क्या करेगा? डिस्टेबलाइज। भारी क्वेश्चन नहीं बनाना है। बोलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? हाइड्रोक्साइड आयन इज अ बेटर लिविंग ग्रुप देन एल्कोक्साइड आयन। सुलझ गई जनता। OH माइनस कोई हाइड्रोक्साइड आयन बोलते हैं और RO माइनस कोई एल्कोक्साइड आयन बोलते हैं। यस, हाइड्रोक्साइड आयन इज अ बेटर लिविंग ग्रुप एज कंपेयर टू एल्कोक्साइड आयन। ऐसी स्टेटमेंट फेंकनी, उसको कोई भारी नहीं बनाना है, हम तो खुद ही समझ जाएंगे। उसको क्वेश्चन बनाना है टफ, तो हम बना देंगे उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में क्या ख्याल है? सबसे ज्यादा कौन सा होगा? C, उसके बाद B और उसके बाद A। बिल्कुल सही आंसर आप लोगों ने दिया है। मैं आपको बता चुका था कि जब सामने वाले में चल रहा हो इक्विवेलेंट रेजोनेंस, सामने वाले में चल रहा हो इक्विवेलेंट रेजोनेंस, तो ये प्लस आई से ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग निकलता है एज कंपेयर टू इसका प्लस आर एंड माइनस आई। बताया था कि नहीं बताया था? तो दिस विल बी द लिविंग ग्रुप एबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच में आ चुका है, पूरी जीओसी आएगी। बताइए सबसे आगे C, फिर A, फिर गर्दन तोड़ दूंगा राक्षस की। क्या बोल रहे हो? कार्बोक्सिलेट आयन है। बस NO2 देखे और पगला गए। वो कौन है? कार्बोक्सिलेट आयन है। नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन। अभी तो तुमने बोला ये ज्यादा स्टेबल है फिनॉक्साइड आयन से। सबसे आगे कौन आएगा? डी। उसके बाद देखो ध्यान से सुनो, माइनस आर प्लस आर फिनोल का फिनोल से कंपैरिजन करवाते हैं। ये नहीं माइनस आर है तो उठ के इससे आगे आ जाएगा, क्योंकि इसमें जो है वो उसमें है नहीं, 2 इक्विवेलेंट आरएस। आगे बात समझ में? तो सबसे आगे आएगा D, फिर आएगा हमारे सामने C, क्योंकि माइनस आर एनायन को क्या करता है? स्टेबलाइज, और प्लस H क्या करेगा? डिस्टेबलाइज। फिर आएगा हमारे सामने A, फिर आ जाएगा B। आगे बात समझ में? सुलट मत जाना, सुलट जाते हो तुम, तुम्हारा ऊपर ध्यान ही नहीं होता है नेगेटिव है किस पर, तुम तो बस माइनस प्लस चलाते रहते हो। पहले ये देखो कि माइनस प्लस वाले इनका तीनों का कंपैरिजन करवा सकते हैं आपस में, वो सबसे आगे ही आने वाला है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्लियर? चलिए, तो ये सबसे पहला हमने लिविंग ग्रुप एबिलिटी के बारे में जाना। नेक्स्ट अब हम जानने वाले हैं रिएजेंट्स के बारे में, कि टाइप ऑफ रिएजेंट हमारे सामने क्या होते हैं। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स। हम न्यूक्लियोफाइल्स के बारे में सबसे पहले बातें करेंगे। देखिए आपकी जो पुरानी डेफिनेशन है ना, प्लीज उसको दिमाग से बाहर निकाल दीजिए, एकदम डिलीट कर दीजिए, अगर आपको रिएक्शन मैकेनिज्म समझना है तो। नेक्स्ट हमारे सामने आएगा टाइप्स ऑफ रिएजेंट्स। टाइप्स ऑफ रिएजेंट्स, हम किसकी बात करने वाले हैं? रिएजेंट्स की टाइप की बात करने वाले हैं। रिएजेंट्स को बेसिकली हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक हमारे सामने कैसे निकलेंगे? इलेक्ट्रोफिलिक नेचर के, और दूसरे हमारे सामने कैसे निकलेंगे? न्यूक्लियोफिलिक नेचर के। तो ये हमारे सामने सबसे पहले आ रहे हैं इलेक्ट्रोफाइल्स। ये आपके मॉड्यूल 3 में जीओसी में दिए हुए, मैंने यहां पर इंट्रोड्यूस किया इनको, इलेक्ट्रोफाइल्स, क्योंकि वहां पर बस नाम था, काम नहीं था, अब काम भी आएगा। दूसरा हमारे सामने आते हैं न्यूक्लियोफाइल्स। कौन आते हैं? न्यूक्लियोफाइल्स हमारे सामने है। सबसे पहले हमें डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी इलेक्ट्रोफाइल्स की। आप अपने दिमाग से एक बात प्लीज निकाल दीजिए कि किसी का ऑक्टेट कंप्लीट है तो वो इलेक्ट्रोफाइल नहीं हो सकता, ये महाफर्जी बात है, इसका कोई लेना देना नहीं है। इलेक्ट्रोफाइल की डेफिनेशन जो मैं बताने वाला हूं वो आपको ध्यान से सुनना है, दैट्स ऑल। और रियलिटी में इलेक्ट्रोफाइल्स आप किसी केमिकल रिएक्शन के बाद ही पहचानना शुरू करेंगे।
अभी तो केवल आप रट सकते हैं, लेकिन जब रिएक्शंस में पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये इलेक्ट्रोफाइल है और ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल। तो लिखिए इसकी डेफिनेशन, एनी स्पीसीज विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, any species which accept electrons during the chemical reaction, that's all. Any species which accept electrons during the chemical reaction, कोई भी ऐसी स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, अब वो पी ऑर्बिटल में एक्सेप्ट करता है, डी में एक्सेप्ट करता है, सिग्मा स्टार में एक्सेप्ट करता है, पाई स्टार में एक्सेप्ट करता है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, बस वो रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स ले, दैट्स ऑल। नेक्स्ट, न्यूक्लियोफाइल्स, any species which share electrons during the chemical reaction, any species which share electrons during the chemical reaction, कोई भी ऐसी स्पीसीज जो केमिकल रिएक्शन के ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन्स को क्या करे, शेयर करे, दैट्स ऑल। एनी स्पीसीज विच शेयर इलेक्ट्रॉन्स ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन के दौरान वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करे, शेयर करे। अब ध्यान से सुन, जब वो शेयर करेगा ना तो कहां कहां से इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, आपने कभी जिंदगी में ध्यान भी नहीं दिया है, तुम पढ़ते हो अलग अलग तरीके से। कोई भी जब एटम होता है वो इलेक्ट्रॉन्स दो तरीके के शेयर करता है, एक ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि जो बॉन्ड फॉर्मेशन में नहीं है, जिन्हें आप बोलते हैं लोन पेयर, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बोल दीजिए या लोन पेयर बोल दीजिए, वो शेयर कर सकता है। दूसरा, वो अपने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स भी शेयर कर सकता है, यानी कि जो उन्होंने बॉन्ड बना रखे हैं ना वो इलेक्ट्रॉन भी वो शेयर कर सकता है, लाइक वो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, वो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है। एनी स्पीसीज विच शेयर इलेक्ट्रॉन्स ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन इज न्यूक्लियोफाइल, चाहे वो लोन पेयर शेयर करे, चाहे वो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शेयर करे, चाहे वो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शेयर करे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस वो रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स को क्या करे, शेयर करे, दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। क्लियर? तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं न्यूक्लियोफाइल के बारे में। किसके बारे में? न्यूक्लियोफाइल के बारे में हम बात करने वाले हैं, किस किस तरीके से हम न्यूक्लियोफाइल को डील कर सकते हैं। ध्यान से सुनना भाई, आपने थोड़ी चीजें अलग तरीके से पढ़ी होंगी, हम मामला थोड़ा सा अलग चलेगा। न्यूक्लियोफाइल्स, आप अपनी ही बातों में कंट्रोवर्सी में फंसे रहते हैं। न्यूक्लियोफाइल्स, सबसे पहले वो न्यूक्लियोफाइल जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, शेयर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, शेयर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स का मतलब जो लोन पेयर को शेयर करने वाले हैं, हम उनकी बात करने वाले हैं। बताइए, अगर हमारे सामने OH माइनस आ जाए, कौन आ जाए? OH माइनस। कोई भी अपने नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स तभी शेयर कर सकता है जब उसका खुद का ऑक्टेट कंप्लीट हो, दैट्स ऑल। अगर किसी के पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं लेकिन खुद का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो वो कभी उनको शेयर करने की कोशिश नहीं करेगा, वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव नहीं करेगा। जैसे यहां पर ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं? 3। जब भी ये शेयर करेगा, कितना शेयर करेगा? 1। जब भी कोई पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करता है तो कितने शेयर कर सकता है? 1। जैसे एक ही लोन पेयर डिलोकलाइज हो सकता है, ऐसे ये अपना एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है? शेयर कर सकता है। ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये बॉन्डिंग में नहीं, आप जानते, तीनों के तीनों पेयर किस में नहीं है? बॉन्डिंग में नहीं है, इन्हें हम नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। ये आप कह सकते हैं लोन पेयर शेयर कर सकता है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो हमारे सामने कौन आ सकता है? NH2 माइनस। NH2 माइनस में भी नाइट्रोजन के पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, विद कंप्लीट ऑक्टेट इट कैन शेयर इट इलेक्ट्रॉन्स। और अगर अपन बात करना चाहें तो हमारे सामने आ जाएगा R माइनस। R माइनस का मतलब जो आपके कार्बन आयंस होते हैं, लाइक दिस, इसके पास भी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं। यस, इट हैज कंप्लीट ऑक्टेट एंड इट हैज नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। ध्यान से सुन लेना, बहुत ही गजब की बात बताने वाला हूं। हमें कभी भी H माइनस को न्यूक्लियोफाइल के तौर पर इस्तेमाल में नहीं लेना है। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर H माइनस कभी न्यूक्लियोफाइल का काम नहीं करेगा। इट विल एक्ट एज ए बेस, इट कांट एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। ये किसकी तरह काम करेगा रिएक्शन में? जब भी आएगा इट विल एक्ट एज ए बेस, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम नहीं करेगा। और मूर्ख है वो लोग जो बोलते हैं NaBH4 H माइनस देता है। अगर H माइनस आ भी गया तो आपके किसी काम का नहीं है, बिकॉज H माइनस इज लार्ज इन साइज, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम ही नहीं कर सकता। आप इनऑर्गेनिक पढ़ चुके हैं, H माइनस की जो साइज होती है वो बहुत बड़ी होती है, कभी काम में नहीं आता है, ये कभी काम में नहीं आता है। याद कर पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहां तूने NaH का इस्तेमाल किया है? पूरी ऑर्गेनिक में इस्तेमाल में नहीं होता NaH न्यूक्लियोफाइल के तौर पर। रीजन बीइंग H माइनस इज नॉट ए पोटेंशियल न्यूक्लियोफाइल।
ये है बेस, इसके पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स भी है, लेकिन किसी भी रिएक्शन के अंदर आपको न्यूक्लियोफाइल बनता हुआ नजर नहीं आएगा। ये जब भी आएगा बेस का काम करेगा। किसका काम करेगा? बेस का काम करेगा। इसलिए इस लिस्ट में मैंने नहीं लिखा है। दुनिया बोल देती है ऑल एनायंस आर न्यूक्लियोफाइल, ऐसा कुछ भी नहीं है। न्यूक्लियोफाइल की कंडीशन थोड़ी अलग होती है। SN2 में और भी आपको डिटेल में समझ में आएगा। देयर आर सम डिफरेंसेस बिटवीन बेस एंड न्यूक्लियोफाइल। बेस और न्यूक्लियोफाइल में कुछ डिफरेंस होते हैं, वो आपको टाइम आने पर ही क्लियर होंगे। चलिए नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें, बताइए वाटर के बारे में क्या ख्याल आता है? क्या ये न्यूक्लियोफाइल बन सकता है? यस, इट कंटेन्स लोन पेयर विद कंप्लीट ऑक्टेट। बिल्कुल बन सकता है। एक मिनट सर, जब वाटर बन सकता है तो अल्कोहल को क्या दिक्कत है? किसने मना किया है? एनसीईआरटी खुद लिखती है अल्कोहल्स आर न्यूक्लियोफाइल्स एंड प्रोटोनेटेड अल्कोहल्स आर इलेक्ट्रोफाइल्स। एनसीईआरटी लिखती है बिल्कुल न्यूक्लियोफाइल है साहब, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। एक मिनट सर, फिर तो अमोनिया भी न्यूक्लियोफाइल बन सकता है, 101% बन सकता है। अगर अमोनिया बन सकता है तो कोई अमीन भी हमारे सामने क्या बन सकता है? न्यूक्लियोफाइल बन सकता है डेफिनेटली। एक मिनट सर रुक जाइए, फिर तो हेलोजेंस भी न्यूक्लियोफाइल हो सकते हैं डेफिनेटली। दे कंटेन लोन पेयर विद कंप्लीट ऑक्टेट, दे कैन बी हैव एज ए न्यूक्लियोफाइल। याद कीजिए, जब आप बेंजीन की रिएक्शन Cl2 के साथ करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, AlCl3 किसका काम करता है? लुईस एसिड का, और Cl2 लुईस बेस, इट कैन शेयर इट्स इलेक्ट्रॉन्स। तो ये भी हमारे सामने न्यूक्लियोफाइल होते हैं। तो पहले वाले वो न्यूक्लियोफाइल आ गए हैं जिनके पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं, वो अपने लोन पेयर को शेयर कर सकते हैं। कहीं किसी पर नेगेटिव चार्ज होता है तो वो भी लोन पेयर को ही शेयर करता है। क्लियर? नेक्स्ट हमारे सामने आते हैं शेयर सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन। शेयर सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स किसको शेयर करेगा? सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा। अब ऐसे आ रहे हैं, देखिए सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स भी शेयर किए जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल लोन पेयर ही शेयर होता है, ऐसा सोचना मूर्खता है। क्या है? मूर्खता। सबसे पहले आता है NaBH4, सोडियम बोरोहाइड्राइड। उसके बाद हमारे सामने आता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये अपने सिग्मा बॉन्ड से अटैक करने वाले न्यूक्लियोफाइल्स हैं। उसके बाद ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स, RMGX। उसके बाद अगर अपन बात करना चाहें CDR2। उसके बाद अगर अपन बात करना चाहें गिलमान्स रिएजेंट, R2CuLi, R2CuLi, और फिर एल्काइल लिथियम RLi। ये हमारे सामने, ये सारे के सारे अपने सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं, और ये कभी भी आपको फ्री H- या फ्री R- प्रोवाइड नहीं करते हैं। क्लियर? बहुत सारे बुक्स ऐसे जरूर लिख देती हैं कि NaBH4 इज ए सोर्स ऑफ H-, हालांकि कभी भी फ्री H- प्रोवाइड नहीं करता। अगर इसने फ्री H- तेरे को दे भी दिया ना तो तेरे किसी काम का नहीं है, वो किसी काम का नहीं है। तो आपको कभी ये फ्री H- प्रोवाइड नहीं करते हैं, लेकिन इनके रिएक्शन करने के बाद प्रोडक्ट ऐसा लगता है जैसे रिएक्शन किसने की हो? H- ने की हो। किसने की हो? H- ने। तो देखिए सोडियम बोरोहाइड्राइड के बारे में मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ करना चाहता हूं। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में इसलिए लगता है कि सर यहां नेगेटिव चार्ज है इसलिए ये न्यूक्लियोफाइल है। मैं आपको बता दूं इसके पास नेगेटिव चार्ज नाम का है, काम का नहीं है। दिस नेगेटिव चार्ज जस्ट रिप्रेजेंट द प्रेजेंस ऑफ एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, द प्रेजेंस ऑफ एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। दिस नेगेटिव चार्ज कांट बी शेयर्ड। इसको शेयर नहीं कर सकते आप। मान लीजिए कभी गलती से आपने इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा दी? BF3 के साथ, और आपने ये ऐसे टिका दिया, बर्बाद कर दोगे केमिस्ट्री को। क्या कर दोगे? बर्बाद। केमिस्ट्री वहीं पर ही दम तोड़ देगी। कुछ लोग ऐसा कर देते हैं, बर्बाद कर दिया तुमने। बोरॉन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स ले आए? 10। पॉसिबल ही नहीं है। तो ये नेगेटिव चार्ज कभी भी रिएक्शन के अंदर शेयर नहीं होता है, कभी शेयर नहीं होता है। जब भी NaBH4 आएगा, बताइए कैसे रिएक्शन करेगा सोडियम बोरोहाइड्राइड? ये अपने सिग्मा बॉन्ड से अटैक करने वाले न्यूक्लियोफाइल होते हैं, ये ऐसे अटैक करते हैं। एक हाथ से इलेक्ट्रॉन्स देते हैं, दूसरे हाथ से इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, क्योंकि कोई अपना ऑक्टेट इनकम्प्लीट करके रिएक्शन करना पसंद नहीं करता है। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए ये डाइक्लोरोकार्बिन क्या ये न्यूक्लियोफाइल है? नहीं है। स्टिल इट कंटेन्स लोन पेयर बट इट हैज इनकम्प्लीट ऑक्टेट। अगर NaBH4 में से अगर आपने H- निकाल दिया तो क्या बन जाएगा? BH3। खुद इलेक्ट्रोफाइल बन गया, खुद इलेक्ट्रोडेफिशिएंट बन गया, और दूसरों को इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये एक हाथ से इलेक्ट्रॉन देता है, दूसरे हाथ से इलेक्ट्रॉन लेता है। इसका प्रोसेस कुछ ऐसा चलता रहता है। तो ये हमारे सामने सिग्मा बॉन्ड वाले कौन से हैं? न्यूक्लियोफाइल्स हैं। क्या सर हमारे सामने पाई बॉन्ड वाले भी न्यूक्लियोफाइल होते हैं? यस, डेफिनेटली हमारे पास ऐसे न्यूक्लियोफाइल भी हैं। ये हमारे सामने आएंगे शेयर पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स। पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स बता सकते हो? एल्कीन। कौन हमारे सामने है? एल्कीन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। और बताइए एल्काइन, दीज आर न्यूक्लियोफाइल्स।
और बताइए बेंजीन, इट इज ए न्यूक्लियोफाइल। ध्यान से सुनते रहना, ये तो तेरे को कोई भी बता देगा, इधर आजू बाजू चलता कोई भी चंपू चमेला जो भी पड़ेगा सब बता देगा कि ये न्यूक्लियोफाइल है। गजब की बात ये है कि ये न्यूक्लियोफाइल कभी भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में इस्तेमाल में नहीं लिए जा सकते। इन दोनों का इस्तेमाल किया जा सकता है इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बट नीचे वाले जो न्यूक्लियोफाइल्स हैं दे कांट बी यूज्ड इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये हालांकि न्यूक्लियोफाइल्स हैं बट ये कभी भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में इस्तेमाल में नहीं लिए जा सकते। मैं आपको नंबर ऑफ एग्जांपल्स बताता हूं बेटा, यही सब्जेक्ट के अंदर क्लियरिटी डेवलप करता है। ये हमारे सामने बेंजीन है, ये CH3Br है। बताइए क्या ये न्यूक्लियोफाइल है? यस। क्या ये इलेक्ट्रोफाइल है? यस। हैलोजन इज ए लिविंग ग्रुप और लिविंग ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड्स आर इलेक्ट्रोफाइल, बट स्टिल दे विल नॉट रिएक्ट विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे। वहीं अगर आपने इसके बजाय OH- ले लिया होता, अभी तक ये इसको सुलटा चुका होता, अभी तक ये इसको सुलटा चुका होता। तो ये पाई बॉन्ड वाले जो न्यूक्लियोफाइल्स हैं दे डोंट शो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये कभी भी किसी लिविंग ग्रुप को रिप्लेस नहीं कर सकते अपने से। तो कब रिएक्शन होती है आप भी जानते हैं, अगर यहां पर आप FeBr3 ले लेते हो तो ये यहां से सुलटा जाएगा और क्या बना जाएगा? CH3+। अब ये इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, अभी इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा। सो दीज न्यूक्लियोफाइल्स कांट बी यूज्ड इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, आइदर इट इज SN1, SN2, SNAR और SNA। कोई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी तो इनका आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये कभी भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं करते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, यानी कि ये हमारे SN1 और SN2 के काम के नहीं है, ये हमारे SN1 और SN2 के काम के नहीं है। यू गॉट द पॉइंट? चलिए, तो ये हमारे सामने कैटेगरी बनकर आ गई है किसकी? न्यूक्लियोफाइल्स की। बताइए अगर आपके सामने स्टेटमेंट आ जाए, ए न्यूक्लियोफाइल कैन शेयर इट्स नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, करेक्ट और इनकरेक्ट? करेक्ट। ए न्यूक्लियोफाइल कैन शेयर इट्स बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, यस करेक्ट। A nucleophile can share its sigma bond electrons, yes. A nucleophile can share its pi bond electrons, yes, absolutely correct. आपको अपनी जो सोच है उसको दायरा थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। न्यूक्लियोफाइल इज एनी स्पीसीज विच शेयर इट्स इलेक्ट्रॉन्स ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, बॉन्डिंग, नॉन बॉन्डिंग, कोई भी शेयर करे हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्लियर? ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड में मैं आपको पहले बता चुका हूं, इट्स ए पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, ये आयोनिक नहीं होता है। हम जरूर जुगाड़ से R- निकाल लेते हैं बट इट नेवर प्रोवाइड्स यू फ्री R-, ये कभी फ्री R- प्रोवाइड नहीं करता है, वो जुगाड़ होता है। क्या होता है? जुगाड़। सुलटा दिए न्यूक्लियोफाइल्स, बहुत आसानी से हम न्यूक्लियोफाइल्स को पहचान सकते हैं। इलेक्ट्रोफाइल्स का मामला थोड़ा सा और पेचीदा है, क्यों? क्योंकि आपकी नजर में इलेक्ट्रोफाइल्स कुछ अलग ही होते हैं। जल्दी से सुलटा दीजिए। बेटा अभी आ जाएगा। उसके पास लोन पेयर है, यस, लेकिन वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6। इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। इनकम्प्लीट ऑक्टेट के साथ कोई अपने लोन पेयर शेयर, ये जब लोन पेयर शेयर कर पा रहे हैं जब सबका ऑक्टेट क्या है? कंप्लीट। क्लियर? चलिए नेक्स्ट हमारे सामने आएंगे इलेक्ट्रोफाइल्स। इलेक्ट्रोफाइल्स लीजिए भाई लोगों, इलेक्ट्रोफाइल्स बताइए कौन होते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स? एनी स्पीसीज विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, ऐसी स्पीसीज जो रिएक्शन के ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन्स को क्या करे? एक्सेप्ट। क्या इलेक्ट्रोफाइल होने के लिए उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होना कंपलसरी है? नहीं, ऐसी बेवकूफी वाली बातें नहीं करेंगे। कंप्लीट ऑक्टेट वाले भी इलेक्ट्रोफाइल हो जाते हैं। आप H3O+ को इसीलिए मना कर देते हैं कि उसका ऑक्टेट क्या है? कंप्लीट है। हालांकि वो ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन था, मैं बात करूंगा आपके साथ। सबसे पहले अगर अपन बात करना चाहें तो इलेक्ट्रोफाइल्स में आते हैं पोलर पाई बॉन्ड वाले। पोलर पाई बॉन्ड, अगर किसी कंपाउंड में पोलर पाई बॉन्ड है देन डेफिनेटली इट कैन एक्ट एज एन इलेक्ट्रोफाइल। किसी में भी अगर पोलर पाई बॉन्ड है तो वो इलेक्ट्रोफाइल का काम कर सकता है। बिंदास बोलिए कि वो इलेक्ट्रोफाइल है। जैसे मान लीजिए आपके सामने कौन आ जाता है? SO3। कौन आ जाता है? SO3। बताइए इसके पास पोलर पाई बॉन्ड है, यस, इट कैन एक्ट एज एन इलेक्ट्रोफाइल। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं पोलर पाई बॉन्ड किधर टूटता है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ। गलती से इधर टूट गया तो सल्फर को इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ जाएगी। तो पोलर पाई बॉन्ड वाले इलेक्ट्रोफाइल की तरफ बिहेव करते हैं। विच वन इज द इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर? जिस पर पार्शियल पॉजिटिव लिखा हुआ है दैट विल बी द इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। अब कोई इलेक्ट्रोफाइल है तो इलेक्ट्रॉन्स तो एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा? कहां इलेक्ट्रॉन लेगा ये भी हमें जानना है।
जहां पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, वही इलेक्ट्रॉन्स लेने वाला है। चलिए, इसका मतलब तो सर CO2 के बारे में भी आप कमेंट कर सकते हैं। यस, CO2 इज एन इलेक्ट्रोफाइल। बताइए पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने CO2 को कहां कहां इलेक्ट्रोफाइल बनते हुए देखा है? बताइए कहां कहां पर? यस, वन इज करेक्ट आंसर, कोल्बे स्मिथ रिएक्शन। और बताइए, अबे राक्षसों, CO2 की रिएक्शन RMGX के साथ वहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं, बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? सो इट इज ए सर्टिफाइड इलेक्ट्रोफाइल्स। नेक्स्ट, एक मिनट सर, पोलर पाई बॉन्ड तो एल्डिहाइड्स में भी होता है, क्या मानते हैं एल्डिहाइड्स इलेक्ट्रोफाइल हैं? यस, एल्डिहाइड्स इज एन इलेक्ट्रोफाइल। हु इज द इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर? कार्बन। एक मिनट सर, फिर तो आप क्या कहना चाहते हैं, कीटोन भी एक इलेक्ट्रोफाइल है? यस, एंड दे विल रिएक्ट विद न्यूक्लियोफाइल्स। एक मिनट सर, इसका मतलब तो आप क्या कहना चाहते हैं कि जो हमारे सामने कार्बोक्सिलिक एसिड है वो भी एक इलेक्ट्रोफाइल है? यस। नेक्स्ट, अगर अपन बात करना चाहें तो ईस्टर भी एक इलेक्ट्रोफाइल है सर। यस, किसने मना किया है? एक मिनट सर, साइनाइड भी एक इलेक्ट्रोफाइल है, डेफिनेटली, क्योंकि यहां पर भी कैसा बॉन्ड है? पोलर पाई बॉन्ड। एंड दिस इज द इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर जिस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। दिस इज द इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर जिस पर कैसा चार्ज है? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। एक मिनट सर, क्या कहना चाहते हो, एसिड क्लोराइड्स भी क्या हमारे सामने इलेक्ट्रोफाइल्स होंगे? यस। इसको तो दूसरे तरीके से भी समझा सकते हैं, हैलोजन इज ए लिविंग ग्रुप, इसके पास लिविंग ग्रुप अवेलेबल है। लेकिन ये सारे के सारे अगर अपन बात करना चाहें इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर अपन बात करना चाहें तो पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोफाइल्स। बताइए इसमें कौन आएगा? H+। बताइए कभी फ्री H+ का एग्जिस्टेंस है क्या? कभी फ्री H+ का एग्जिस्टेंस है क्या? नहीं है, आप आयोनिक पढ़ चुके हैं। उसके अलावा HSO3+, इट इज एन इलेक्ट्रोफाइल। वो देखो SO3 से आ जाएगा, पोलर पाई बॉन्ड, रटने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, अगर अपन बात करना चाहें NO2+ इज एन इलेक्ट्रोफाइल, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, पोलर पाई बॉन्ड है नाइट्रोजन ऑक्सीजन के अंदर। क्लियर? और अगर अपन बात करना चाहें R+, कार्बोकेटाइन, सारे के सारे इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं, क्योंकि कार्बन के पास क्या होता है? वैकेंट p ऑर्बिटल, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, तो इलेक्ट्रॉन लेगा ही लेगा। और बताइए RCO+, ये भी हमारे सामने इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा, क्योंकि इसमें भी कार्बन का ऑक्टेट क्या है? इनकम्प्लीट है। और बताइए, अगर कभी आपके सामने हैलोजन बनकर आ जाए X+, इट इज ऑल्सो एन इलेक्ट्रोफाइल। और अगर अपन बात करना चाहें NO+, आप जानते हैं दिस इज ऑल्सो एन इलेक्ट्रोफाइल, ये भी हमारे सामने क्या होते हैं? इलेक्ट्रोफाइल। और बता दीजिए, इसमें आप चाहो तो NOCl को भी लिख सकते हो। किसको लिख सकते हो? NOCl भी एक इलेक्ट्रोफाइल है, टिल्डन्स रिएजेंट, पोलर पाई बॉन्ड है यहाँ पर। क्लियर? टिल्डन्स रिएजेंट। तो ये हमारे सामने पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोफाइल्स आ गए हैं। अब हमारे सामने कुछ ऐसे इलेक्ट्रोफाइल भी हैं जो वैकेंट P या वैकेंट D की वजह से है, जो वैकेंट P या वैकेंट D की वजह से है। वैकेंट P और वैकेंट D ऑर्बिटल, वैकेंट P और वैकेंट D ऑर्बिटल। एक बात याद रखना, तुमसे कैटेगरी नहीं पूछता है वो, तुमसे एक ही बात पूछता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इलेक्ट्रोफाइल, दैट्स ऑल, खत्म। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रोफाइल्स दे देगा, बोलेगा बताओ कितने इलेक्ट्रोफाइल इसके अंदर हैं। तो वैकेंट P और वैकेंट D में सबसे पहले BH3, आप जानते हैं इसे बोलते हैं बोरेन। क्या बोलते हैं? बोरेन। इट इज ए पोटेंशियल इलेक्ट्रोफाइल। और AIPMT ने यही खेल खेला था, H3O+ भी दे दिया था और BH3 भी दे दिया था, तो उसने आंसर BH3 को दे दिया। किसको दे दिया? BH3 को। ऐसा एग्जामिनर कई दफा करता है, आप खुद देख लीजिए, -I के 2 ऑर्डर सही हैं, लेकिन फिर भी आंसर कितना आया? 1। लेकिन ये नहीं कह सकते कि वो गलत है, नहीं दिया, बहुत बार होता है ऐसा, बहुत बार ऑप्शन बेस्ड आंसर चले जाते हैं। लेकिन हमारे दिमाग में चीजें क्या होनी चाहिए? क्लियर। ये हमारे सामने इलेक्ट्रोफाइल है। और बताइए, BF3 एक इलेक्ट्रोफाइल है कि नहीं? यस। BCl3 के बारे में क्या ख्याल आता है? इलेक्ट्रोफाइल है। उसके बाद ZnCl2 इलेक्ट्रोफाइल है। बताइए ZnCl2 के इलेक्ट्रोफाइल होने का कारण? वैकेंट वैकेंट वैकेंट। और गर्दन तोड़ दूंगा, तुम्हारे अनपढ़ लोगों की तरह बोल रहे हो। डी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, इसका 3D10 है, इसके अंदर कुछ भी फेंक देते हो, नहीं बनाने की जरूरत नहीं है, समेट देगा तुम्हें। तुम्हें D ब्लॉक का दिखा के यही लगता है। इसमें 2 और लिख देना, एक Ag+ और Hg2+। Ag+ तो बहुत ही काम में आने वाला है अपने। Ag+ और Hg2+ भी केटायनिक इलेक्ट्रोफाइल्स हमारे सामने रहते हैं। और बताइए इसके अंदर जो आपको लग रहा हो, FeCl3, AlCl3 है कि नहीं है? ये सारे के सारे जो लुईस एसिड होते हैं सब इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर सकते हैं। या तो उनके अंदर वैकेंट P मिलेगा या वैकेंट D मिलेगा। PCl3, उसके अलावा PCl5। देखिए PCl5 के होने का कारण अलग है,
ये सॉलिड स्टेट में ऐसा एग्जिस्ट करता है, PCl4 प्लस एंड PCl6 माइनस। तो यहां से इसका इलेक्ट्रोफिलिक नेचर एक्सप्लेन कर दिया जाता है। PCl4 प्लस में आप जानते हैं फॉस्फोरस को इलेक्ट्रॉन्स की क्या पड़ रही है, जरूरत पड़ रही है। तो PCl5 हमारे सामने इलेक्ट्रोफाइल है, इट कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। और बताइए, ये देखो कार्बिन आ गई है, कार्बिन, कार्बिन इट इज एन इलेक्ट्रोफाइल। कार्बन कंटेन्स lone pair but its octet is incomplete. How many electrons are there? Only 6 electrons are there in its valence shell. तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट के साथ कोई अपना लोन पेयर शेयर नहीं कर सकता है। इनकम्प्लीट ऑक्टेट के साथ कोई अपना लोन पेयर शेयर नहीं कर सकता। इट विल एक्ट एज एन इलेक्ट्रोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम नहीं करेगा। इसी प्रकार से ये आ गया डाइक्लोरोकार्बिन। आप जानते हैं इसके भी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6। स्टिल इट कंटेन्स अ लोन पेयर, बट ये शेयर नहीं कर पाएगा, ये इलेक्ट्रो डेफिशिएंट है, ये इलेक्ट्रॉन्स लेगा, इलेक्ट्रॉन्स देगा नहीं। इसी प्रकार से आपके सामने आ जाती है असाइल नाइट्रीन, जिसका इंट्रोडक्शन आपसे होगा किसके अंदर, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन के अंदर। बता सकते हैं नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसी प्रकार से ये वाली कार्बन भी हमारे सामने आ जाती है। It also contains how many electrons? 6 electrons in its valence shell. 6 electrons in its valence shell. तो ये हमारे सामने कुछ इलेक्ट्रोफाइल की कैटेगरी हो गई है। या तो वैकेंट P में इलेक्ट्रॉन्स ले लेते हैं, या फिर वो वैकेंट D में इलेक्ट्रॉन्स ले लेते हैं। और नेक्स्ट और लास्ट जो हमारे सामने बचता है, उस पर हमारी नजरें कभी भी नहीं जाती हैं, उस पर हमारी नजरें कभी भी नहीं जाती हैं। उसी चक्कर में हम सुलटते रहते हैं। जल्दी से सुलटाइए इसको। तो अब मॉड्यूल में जो इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल वाले क्वेश्चंस आपके बचे हुए हैं, आप उनको भी सुलटा सकते हैं। नेक्स्ट, लिविंग ग्रुप कंटेनिंग, ये है खतरनाक बात, लिविंग ग्रुप कंटेनिंग। लिविंग ग्रुप कंटेनिंग, अगर आपसे कोई पूछ ले कि बताइए CH3 CH2 Br के बारे में क्या ख्यालात है, क्या ये इलेक्ट्रोफाइल है? यस, अभी तो पढ़ के आए हो। और इलेक्ट्रोडेफिशिएंट कौन है इसके अंदर? कार्बन। विच कार्बन? अल्फा कार्बन, है कि नहीं है? अगर आपके सामने कोई आ जाए, बताइए इसके बारे में क्या ख्यालात है, क्या ये इलेक्ट्रोफाइल है? यस। अब ऐसे मत बोलना ऑक्सीजन का कंप्लीट ऑक्टेट है, बेवकूफ वाली बात कर रहे हो। नर्सरी के बच्चे बात करते हैं ऐसे, केजी वाले। अगर आपको ऑर्गेनिक समझना है तो ऐसी बेवकूफ वाली बातें नहीं करेंगे। ऑक्टेट कंप्लीट से कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट, मान लीजिए अगर अपन बात करना चाहें, हमारे सामने कुछ इस प्रकार से आ जाता है, ये बताइए इसके बारे में क्या ख्यालात है, क्या ये इलेक्ट्रोफाइल है? यस। अगर इसको इलेक्ट्रोफाइल नहीं मानते हो ना, तो ईथर क्लीवेज नहीं पढ़ सकते तुम। क्या नहीं पढ़ सकते? ईथर क्लीवेज। OHR प्लस क्या होता है? लिविंग ग्रुप, इट इज एन इलेक्ट्रोफाइल, लिविंग ग्रुप कंटेनिंग है। और इसको कौन नहीं जानता, N2 प्लस को? ये तो पापी है, लिविंग ग्रुप नहीं है, क्या है? पापी। ये भी इलेक्ट्रोफाइल है, इसको बोलते हैं डायजोनियम आयन। क्या बोलते हैं? डायजोनियम आयन। इंट्रोडक्शन करवाएंगे आपका इससे, जब चैप्टर पढ़ेंगे अमीन्स। कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? अमीन्स। वहां पर आपके साथ इसका इंट्रोडक्शन हो जाएगा। और बताइए लिविंग ग्रुप के अंदर एक बहुत ही शानदार बात, सारे के सारे हेलोजेंस और इंटर हेलोजन कंपाउंड्स आर इलेक्ट्रोफाइल्स। हेलोजेंस एंड इंटर हेलोजन कंपाउंड्स आर इलेक्ट्रोफाइल। एक्स किसी का भी एक्स बन सकता है, याद रखने के लिए ध्यान रखना। अगर एक्स एक्स पर जुड़ा है तो वहां से भी हट सकता है वो। जैसे ये हमारे सामने एक्स एक्स के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये यहां से भी निकल सकता है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। एक्स किसी का भी एक्स बन सकता है, एक्स का भी एक्स बन सकता है। तो हेलोजेंस हमारे सामने पोटेंशियल इलेक्ट्रोफाइल हुआ करते हैं। आप क्या समझाते हैं इसमें? हेलोजेंस में बोलेंगे इट कंटेन्स वैकेंट डी ऑर्बिटल। F2 को कैसे समझाएगा? F2 को कैसे समझाएगा? Cl2 तो तू समझा देगा, Br2 तो तू समझा देगा, I2 तो तू समझा देगा, F2 को कैसे समझाएगा? और हालांकि F2 की रिएक्टिविटी इन सबसे ज्यादा है। आप जानते हैं F2 की तो रिएक्शन भी नहीं करवाते, रीजन बीइंग एक्सप्लोजिव होती है। क्या होती है? एक्सप्लोजिव। इसका रियलिटी का रीजन थोड़ा सा हटके है। सिग्मा स्टार एक्सप्लेन करता है इनकी न्यूक्लियोफिलिसिटी को। दे कंटेन्स वैकेंट सिग्मा स्टार ऑर्बिटल। लेकिन हमें वहां तक जाने की जरूरत नहीं है। हम एक बात समझ चुके हैं कि अगर एक्स एक्स से भी जुड़ जाएगा तो उसको क्या बना देगा? इलेक्ट्रोफाइल। अगर एक्स एक्स से भी जुड़ जाएगा तो उसको क्या बना देगा? इलेक्ट्रोफाइल। अब देखिए हमारी इलेक्ट्रोफाइल की जो रेंज है वो बढ़ गई है, जो रेंज है वो बढ़ गई है। कि हमें पहले ऐसे लगता था इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाले इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, अब हमें पता चलता है एनी स्पीसीज व्हिच कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स इज एन इलेक्ट्रोफाइल। देखिए मेटल्स में Ag+ बढ़िया इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है। Hg2+ ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन पूरे इसके इलेक्ट्रोफिलिक नेचर पर टिकी हुई है,
पूरी इसके इलेक्ट्रोफिलिक नेचर पर टिकी हुई है। कुछोव रिएक्शन पूरे इसके इलेक्ट्रोफिलिक नेचर के ऊपर टिकी हुई है। और Ag+ बहुत जगह SN1 करवाएगा। AgNO2 के साथ रिएक्शन, AgNO3 के साथ रिएक्शन, Ag+ प्रमोट करता है SN1 रिएक्शंस को, ध्यान रखना। डी ब्लॉक केटाइंस प्रमोट्स SN1 रिएक्शन। अब आते हैं लौट कर दो कंट्रोवर्शियल पॉइंट्स पर। कहां पर लौट कर आता हूं? दो कंट्रोवर्शियल पॉइंट्स पर, ध्यान से सुनना। एक तो हमारे सामने है H3O+ और एक हमारे सामने है NH4+। देखिए अपने एलन के टेस्ट पेपर में अगर आपके सामने कभी आ जाए तो आपको एक ही बात बोलनी है, नॉट एन इलेक्ट्रोफाइल, नॉट एन इलेक्ट्रोफाइल। फुल कॉन्फिडेंस से कभी भी आपसे इलेक्ट्रोफाइल काउंट करवाए तो आपको इनको इलेक्ट्रोफाइल मानना ही नहीं है। अपने एलन के सारे क्वेश्चंस इनको विदाउट इलेक्ट्रोफाइल कंसीडरिंग आंसर चलते हैं। एक्सप्लेनेशन जो मिलता है वो बहुत अलग मिलता है। बोलते हैं H3O+ इज नॉट एन इलेक्ट्रोफाइल, इट इज एन सोर्स ऑफ H+। वाह, NaBH4 न्यूक्लियोफाइल क्यों है? NaBH4 इज सोर्स ऑफ H-, सो इट इज न्यूक्लियोफाइल। NaBH4- आपने पढ़ा है ना, सोडियम बोरोहाइड्राइड। इट इज ए न्यूक्लियोफाइल, व्हाई? इट इज सोर्स ऑफ H-। ओके, H3O+ इज नॉट एन इलेक्ट्रोफाइल बट इट इज सोर्स ऑफ H+। जरा पूछो कि H+ फ्री मिलता कहां है? H+ फ्री कहीं मिलता है क्या? अगर H+ चाहिए तो H3O+ की फॉर्म में ही चाहिए। क्लियर? तो अगर अपना कोई भी क्वेश्चन आता है एलन के अंदर तो इसको इलेक्ट्रोफाइल कंसीडर नहीं करना है, लेकिन अपने दिमाग में जरूर रखना, इट कैन एक्ट एज एन इलेक्ट्रोफाइल। अगर ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं होगा तो आप एल्कीन का हाइड्रेशन पढ़ ही नहीं सकते, एल्कीन का हाइड्रेशन पढ़ ही नहीं सकते। दिमाग में अपने उतार लेना। मैं आपके सामने एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन रखता हूं, आपके दिमाग में ये रहना चाहिए। इसको छोड़कर अगर कोई है ना तो उसको टिक मारते रहना। मान लीजिए 4 ऑप्शन आपके पास आ गए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इलेक्ट्रोफाइल, तो इसको सबसे बाद में मानना। इसके अलावा कोई है ही नहीं तो फिर इस पर टिक मारना। अगर कोई दूसरा है तो टिक मारते रहना। देखिए नीट को ना बदलते हुए टाइम नहीं लगता है, नीट को बदलते हुए टाइम नहीं लगता है। फिर हम पढ़ाना शुरू कर देंगे, हमारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। मैं आपके सामने कुछ कंपाउंड्स दे रहा हूं। देखिए H2O है, NH3 है, उसके बाद अगर अपन बात करें H3O+ है, उसके बाद अगर अपन बात करना चाहें SO3 है, उसके बाद अगर अपन बात करना चाहें तो यहां पर हमारे सामने है CO2 है। क्लियर? यहां पर और बात कर लेते हैं, मान लीजिए OH- है। आपसे सेट बनवाया गया है कि इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का सेट बना। अब फंस गए और ये क्वेश्चन आया हुआ है, सेट बना दीजिए इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का। सब छोड़ दो, H3O+ को कहां रखेगा ये बता दे, कहां रखेगा? OMR पर लिख देगा H3O+ इज नॉट एन इलेक्ट्रोफाइल, इसको मैं कहीं भी नहीं रख सकता। तुझे तो 4 ऑप्शन में से टिक मारना है, 4 ऑप्शन में से। अब जाएगा कि नहीं जाएगा? बाय डिफॉल्ट इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि H3O+ न्यूक्लियोफाइल तो किसी हालात में नहीं हो सकता, ये अपना सेकंड लोन पेयर कभी शेयर नहीं कर सकता। तो बी फ्लेक्सिबल, बी फ्लेक्सिबल, सीधी सी बात है। एग्जामिनर के हिसाब से आंसर आता है, तब भी उसने आंसर BH3 को दे दिया था क्योंकि उसको ज्यादा सही आंसर वो लगा। क्लियर? ऐसे -I का ऑर्डर भी नीट ने दिया हुआ है, उसको ज्यादा सही आंसर लगा, दे दिया। लेकिन अगर मान लीजिए हमारे सामने कौन आ जाए, H2 आ जाए, NH3 आ जाए और अगर H3O+ आ जाए, बोलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज इलेक्ट्रोफाइल, मानना पड़ेगा कि नहीं मानना पड़ेगा? ठीक, तो बी फ्लेक्सिबल। लेकिन अपने एलन के टेस्ट पेपर में इसको कभी इलेक्ट्रोफाइल कंसीडर नहीं किया जाएगा, बेधड़क इसको विदाउट इलेक्ट्रोफाइल मानकर आगे बढ़ सकते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट हमारे सामने आते हैं एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल्स। बता दूंगा EN डिफरेंस। यहां पर ये रहेगा पार्शियल पॉजिटिव, ये रहेगा पार्शियल नेगेटिव, ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में आ जाएगा। क्या आयोनिक कंपाउंड थोड़ी है, इंटरहैलोजन कंपाउंड्स आर आयोनिक। कैसी बात कर रहा है? पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है भाई, पूरी IOC पढ़ चुका है, क्यों रायता फैला रहा है? नेक्स्ट एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल्स, एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल्स, ऊपर वाला साफ कर दूं। एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल्स, एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल्स, बताइए किसे बोलते हैं? अगर न्यूक्लियोफाइल के अंदर एक से ज्यादा डोनर एटम्स अवेलेबल है, अगर कोई एक जगह से ज्यादा जगह से इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है? शेयर। याद रहे शेयर करने वाले एटम डिफरेंट होने चाहिए, शेयरिंग एटम्स मस्ट बी
डिफरेंट। कभी ये सोचो कि दो ऑक्सीजन है तो उसको बोल देंगे, नहीं, दो अलग अलग एटम से वो क्या करे, शेयर। तो लिखिए ए न्यूक्लियोफाइल विच हैव मोर देन वन डोनर साइट्स, ए न्यूक्लियोफाइल विच हैव मोर देन वन डोनर साइट्स, ए न्यूक्लियोफाइल विच हैव मोर देन वन डोनर साइट्स। अगर किसी के पास एक से ज्यादा डोनर साइट्स हैं, यानी कि एक से ज्यादा एटम है जो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर सकते हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफाइल। एग्जाम्पल, एम्बिडेंट लिगेंड भी तो आपने पढ़ा होगा, Cn माइनस, बहुत फेमस एग्जाम्पल है भाई, बहुत खतरनाक चीज है ये। Cn माइनस में आप देखिए ये कहां कहां से इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है। ये कार्बन के थ्रू इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है बिकॉज इट कंटेन्स लोन पेयर विद कंप्लीट ऑक्टेट। ये नाइट्रोजन से भी इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है। अगर आपसे पूछा जाए कहां से इलेक्ट्रॉन शेयर करना पसंद करेगा, कार्बन से या नाइट्रोजन से, कार्बन से या नाइट्रोजन से, डिपेंड करता है बेटा। ऐसा कुछ भी ना है जो तुमने ऑर्गेनिक पढ़ी है। अगर SN1 रिएक्शन हो रही होगी ना तो नाइट्रोजन से शेयर करेगा, और SN2 रिएक्शन हो रही होगी तो कार्बन से शेयर करेगा। तुम्हें फर्क भी नहीं पता है न्यूक्लियोफिलिसिटी के बारे में, पता भी नहीं, सुलटा जाएगा। तुमने क्या रिएक्शन पढ़ी है, RX की रिएक्शन NaCN के साथ, और दनादन SN2 करवाते हो, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड लेते हो, सेकेंडरी लोगे ना खेल कर जाएगा, टर्सरी लोगे खेल कर जाएगा। ये क्यों? आपको ऐसा लगता है कि कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है इसलिए बढ़िया है, तो रेजोनेंस करके नेगेटिव चार्ज तो नाइट्रोजन भी ला सकता है, क्योंकि रेजोनेंस किसी सिग्मा पाई और कॉन्जुगेशन का मोहताज नहीं है। ये एनसीईआरटी ने खुद ने बना रखी है न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रक्चर, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दोनों साइड से अटैक कर सकता है। और बताइए सर, और बिल्कुल NO2 माइनस। अब इनमें बहुत खतरनाक बातें होती हैं एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स में। ये एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें दोनों ऑक्सीजन शेयर कर सकते हैं। इसके पास दो डोनर साइट्स हैं, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। कहां से शेयर करेगा, टाइम आने पर बताऊंगा न्यूक्लियोफिलिसिटी के अंदर, परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा बताइए इनोलेट आयन, अगर जिंदगी में आपने कभी पढ़ा हो तो इनोलेट आयन, इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। ये देखिए, ये हमारे सामने रहने वाला है इनोलेट आयन। टोटोमेरिज्म में भी हमने इसके बारे में बातें की थी कि नहीं की थी। ये हमारे सामने क्या बनकर आ जाएगा, नेगेटिव। अबे रुक जा, बनेगा सब। ये देखिए, इसमें भी दो डोनर साइट्स हमारे पास हैं, कार्बन से भी अटैक कर सकता है और नाइट्रोजन से भी अटैक कर सकता, सॉरी ऑक्सीजन से भी अटैक कर सकता है। अटैक होगा कहां से, ये डिपेंड करता है। अगर किसी से पूछ लेना कि बताइए इसके अंदर न्यूक्लियोफिलिक साइट कौन सी है, तो चिल्ला के बोलते हैं कार्बन। अबे ऑक्सीजन भी होती है। डिपेंड करता है रिएक्शन कहां से जा रही है। तुमने जहां पढ़ा है ना, कौन सा तुमने ले देकर एक ही पढ़ी है इसकी, कौन सी, एल्डोल कंडेंसेशन, और उसमें ये कार्बन की साइड से अटैक कर रहा होता है। उसका रीजन अलग होता है, उसका रीजन अलग होता है। तो अटैक कहीं से भी कर सकता है एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। डिपेंड करता है कंडीशन कैसी है, डिपेंड करता है सामने वाला इलेक्ट्रोफाइल कैसा है, हार्ड न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल है या सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल है। बहुत सारी बातें होती हैं इनके अंदर। तो आज हमने बहुत ही बेसिक सा चैप्टर कवर किया है। हमने इंट्रोडक्शन किया है अपने आने वाले रिएजेंट्स के साथ, इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। इन द नेक्स्ट क्लास आई विल स्टार्ट कार्बोकेटाइन, और मैं बताऊंगा कि पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब जब कार्बोकेटाइन आपके सामने आएगा आपको क्या क्या करना है। कार्बोकेटाइन के पढ़ने के जस्ट बाद अपनी एंट्री हो जाएगी किसके अंदर, SN2 मैकेनिज्म के अंदर। चलिए आज के लिए इतना ही। मॉड्यूल सोल्व करना आप शुरू कर दें भाई, मॉड्यूल को सोल्व करना क्या कर दें, शुरू कर दें। धन्यवाद।